यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ कंप्लीट ऑर्डिनेंस 24 का पार्ट बना लिया है और ये कंप्लीट आपके ईसी ने इसको विद ऑल थिंग्स, हर चीज इसको अपने आप में ले लिया है। और 2019 में इन्होंने इसी मीटिंग की थी और पूरा का पूरा यूजीसी डॉक्यूमेंट अपने पास ले लिया। तो इसमें जितने भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारा आज ऑर्डिनेंस का पार्ट है। दोनों चीज वेबसाइट पे वो भी है और ये भी है। इसमें दो प्रोविजन है प्रमोशन का। नॉर्मली जो प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ वो ये है कि बैक डेट वाला प्रमोशन कैसे हो, तो मैं पहले उसी को डील कर रहा हूँ। बाद में थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि आगे जो प्रमोशन होने वाला है उसका कैसे होगा, लेकिन पहले मैं बैक डेट वाली बात करता हूँ। 2018 ही डॉक्यूमेंट से आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आप ये सोचना भूल जाएं कि इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें आपको 2010 से स्कीम तो यूज हो जाएगा, लेकिन कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। 2018 के जो आपका गजट ऑफ इंडिया है और जो यूजी आपका जो इसी ऑर्डिनेंस है इसी के थ्रू बना हुआ, उसी से प्रमोशन मिलने वाला है। तो प्रमोशन हमेशा जो भी होगी आपकी 2018 से ही हो रही है, ये तो जान लीजिए। हाँ, रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन का प्रोविजन यहां दिया है इन्होंने और कहा है कि दो तरह से आप रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन ले सकते हैं, अपने प्रमोशन को बैकडेट से ले सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप 2018 के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन ले लें। पहले के सारे प्रमोशन चाहे आपको 11 से लेने हैं, मतलब 1 जनवरी 2009 से लेके अभी तक के जो भी प्रमोशन ड्यू हैं आपके, वो सारे प्रमोशन 2018 के रेगुलेशन से या तो ले लें आप, या नहीं तो 2010 के रेगुलेशन से आप ले लें। और वो भी यूजीसी का जो रेगुलेशन 2010 का था उसके थ्रू। यूनिवर्सिटी ने क्या पास किया था उससे मतलब नहीं है। 2000 इसमें लिखा हुआ है, आपके ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 2010 में जो यूजीसी ने रेगुलेशन दिया था, जिसको एक बार उन्होंने 2016 में चेंज भी किया है, तो दोनों मिला के जो भी निकल के आ रहा उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होना है और दोनों रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। किसको लेना चाहिए किसको छोड़ना चाहिए उसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले आपको बता दूं कि आज के डेट में जो भी प्रमोशन है वो आप 2009 1 जनवरी 2009 से पहले का कोई अगर प्रमोशन है तो उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा। उसमें तो आपको पहले वाला जो सिलेक्शन कमेटी था वो और पहले वाला जो फॉर्म था वो भरना पड़ेगा। इससे कोई उसको मतलब नहीं है। अगर एमपीएस 1998 से कोई आपका प्रमोशन ड्यू है, आप में से एक आध का हो सकता है हो, तो एमपीएस 1998 से प्रमोशन अगर लेना है, मतलब 1 जनवरी 2009 से पहले ड्यू हो रहा है, तो वो अगर आपको लेना है उसी समय से, तो आपको एमपीएस 1998 फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए सिलेक्शन कमेटी भी अलग है और उसके लिए फॉर्म भी वही सेल्फ अप्रेजल वाला अलग है। और उसमें अगर रीडर का होता था प्रमोशन, एसोसिएट नहीं होता था। तो रीडर का अगर प्रमोशन चाहिए तो वो रीडर का प्रमोशन के लिए भी आपका सिलेक्शन कमेटी भी डिफरेंट है, जहाँ पे चेयरमैन जो होता है उसका चेयर करता है डीन ऑफ कॉलेजेस। तो वो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। इतना चीज मैंने बता दी आपको। इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि आपका एडहॉक एक्सपीरियंस इफेक्टिवली मैक्सिमम 6 साल और मिनिमम 4 साल तक जुड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं जुड़ेगा। पहले प्रमोशन में ही एडहॉक एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एडहॉक का, अगर वो उसको चाहिए कैश चाहिए, तो कैश में सिर्फ और सिर्फ पहले प्रमोशन के लिए जितना भी ड्यू है वो जुड़ेगा। अगर आपने पीएचडी करके ज्वाइन किया है या पीएचडी कर लिया शुरू में 1 आध साल में, तो आपको 4 साल में पहली प्रमोशन मिलती है। तो मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 साल तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उस दिन से आप स्केल 2 में पहुंच जाएंगे, यानी कि 7000 वाला जो पहले स्केल था 6 से 7000, उसमें आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 7000 में पहुंचेंगे उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एडहॉक पीरियड जो है, अगर पीएचडी है तो 4 साल, एमफिल है तो 5 साल और पीएचडी एमफिल कुछ भी नहीं है तो 6 साल तक मैक्सिमम यूज होगा आपका एडहॉक एक्सपीरियंस। तो उससे ज्यादा अगर एडहॉक एक्सपीरियंस हो तो वो कहीं काम नहीं आ रहा, एक जगह काम आएगा। जब आप ओपन पोस्ट के लिए प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वाला काम आ जाएगा कि उसमें कहीं कोई बार नहीं है। वो सारा एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल बनता है और वो आप ओपन पोस्ट के लिए जब भी अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट में या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो वो वहां काम आ जाएगा वो एक्सपीरियंस। दूसरी बात है कि पहले प्रमोशन आपने ले ली, जो भी प्रमोशन है उसके 5 साल बाद आपकी दूसरी प्रमोशन ड्यू होती है, उसके 3 साल बाद आपकी सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर की प्रमोशन ड्यू होती है। इसमें एक जो सबसे बड़ा क्लिक ये है कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको कैश 2018 के तहत एसोसिएट प्रोफेसरशिप नहीं मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे 2018 का जो प्रोविजन है वो बहुत आसान है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो हमेशा 2018 पे जाइए। लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पे आपको 2010 पे ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन लिख के जाना पड़ेगा कि मेरा ये वाला प्रमोशन 2010 से कर दीजिए। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है और आप ड्यू हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो उस केस में
आपको हर हाल में 2010 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में पीएचडी कंपलसरी है। 2010 में कंपलसरी नहीं था। जब भी ड्यू डेट रखा उसमें आपको ये भर के देना पड़ेगा कि मेरा ये वाला प्रमोशन जो है, आप चाहें तो 6 से 7 वाला जो स्केल 1 टू 2 है, 2 टू 3 है, ये दोनों चाहें तो आप 18 से ले लीजिए, और आप एसोसिएट प्रोफेसर वाला चाहें तो आप 2010 से लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ ले सकते हैं आप। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी कर रहे हैं आपको, वो ये आ रही है कि आपका अगर मान लीजिए पहले से रिफ्रेशर ओरिएंटेशन नहीं है, तो क्या करें आप? और वो तो उसके कारण से आपका डेट बढ़ जाएगा। अगर आपने किया ही नहीं है, तो उस हिसाब से अगर रूल से देखिए, तो फिर तो आप जब करेंगे, तो उस डेट से प्रमोशन होगा। तो उसके लिए प्रोविज़न ये किया गया है कि 2018 31 दिसंबर, नोट कीजिए, 2018 31 दिसंबर तक जो भी प्रमोशन आपका ड्यू हुआ है, उस प्रमोशन के लिए आपको कोई भी आरसी-ओसी कंपल्सरी नहीं है। उसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो अभी तक के डॉक्यूमेंट में है, कि आपको उसके कारण से आपका डेट ऑफ प्रमोशन एक्सटेंड नहीं होगा। आप ले लीजिए प्रमोशन। अगर वो लिख के देंगे प्रमोशन के समय कि भैया आप 1 साल में कर लीजिए ये वाला इतना, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके कारण से आपका प्रमोशन आपका एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ये भी एक क्लियर हो गई बात। अब होती है कि आपका पॉइंट, तो देखिए, जो आपका 6 से 7 वाला जो स्केल 1 टू 2 है, और 7 से 8 वाला जो स्केल 2 टू 3 है, ये दोनों प्रमोशन में आपका कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आप सिर्फ, आपका एक स्क्रीनिंग कमिटी होगा, आपको सिर्फ अपार फॉर्म भरना है, और एक वो फॉर्म जो प्रमोशन के लिए होता है, एक प्रमोशन के लिए एक फॉर्म भरते हैं आप। अ, और दूसरा अपार फॉर्म भरेंगे जो हर साल के हिसाब से होता है। आपको आलोक जी ने बता दिया कि अपार फॉर्म कैसे आप वेरीफाई करवाएँगे। आप अगर सेम कॉलेज में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप भर दीजिए, वो अपना वेरीफाई टीचर इंचार्ज खुद ही कर देंगे, टीचर इंचार्ज के थ्रू जाना है वो। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि भैया टीचर इंचार्ज कौन से? तो आपका 6 साल पहले कौन टीचर इंचार्ज था, वो अगर रिटायर कर गया तो क्या उसके घर जाएँगे आप करवाने? नहीं। आप क्या कीजिए, चूँकि उस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि टीचर इंचार्ज से आपको कराना है, टीचर इंचार्ज, तो जो प्रेज़ेंट टीचर इंचार्ज है वो पहले का भी देखेगा, उसकी ज़िम्मेवारी है। भैया वो अटकाएगा क्यों? वो आपका एक बार आज जो टीचर इंचार्ज है, वो सबके फॉर्म पे साइन करके आगे बढ़ा देगा, काम खत्म। अब बाकी ऑफिसर काम है जो चेक करे, ना करे, जैसे करे। बेसिकली ये चीज़ होना चाहिए था सेल्फ अप्रेज़ल के बेसिस पे, लेकिन इसको किसी कुछ क्लर्क मेंटालिटी के लोगों ने लोग मिल गए और उन्होंने उसको जान के दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब ये कौन ये करेगा कि आपने कब स्टाफ एसोसिएशन में काम किया, कब स्टाफ काउंसिल में काम किया, किस कमिटी में काम किया, कब एनएसएस में थे? ये थोड़ा-सा मुश्किल वाली बात आ गई, तो इसमें ये ग्रे एरिया है, मैं बता दूँ। इसमें अगर चाहे कोई व्यक्ति तो आपको तंग कर सकता है, थोड़ा-सा इससे बच के रहिएगा। इसमें आपको डूटा की मदद चाहिए होगी तो फिर ले लीजिएगा, आलोक जी यहीं हैं, आपकी मदद हो जाएगी उसमें। चूँकि ये ग्रे एरिया है, थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सही बताऊँ, अगर टीचर इंचार्ज ने लिख के आपको दे दिया ना कि हाँ जी ठीक है, काम खत्म, फॉरवर्डेड, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन करने वाला है कोई। ये आ गई बात आपकी फर्स्ट एंड सेकंड प्रमोशन जो होगी 8000 तक, उसमें कोई प्रमोशन इंटरव्यू नहीं है। आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, वो अपने आप, और दोनों एक साथ होगा या नहीं होगा ये आपको आपको नहीं देखना है। आप सारे फॉर्म का अलग-अलग बंच बनाइए और डिपॉज़िट कीजिए कॉलेज में, और उसका एक रिसीविंग ले लीजिएगा, फोटोस्टेट अपने पास रख लीजिए। आप अपना रिसीविंग लेके बैठ जाइए, क्योंकि इन सबों का डेट है, एक लिमिटेड डेट के अंदर ये सब ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं आपको। तो वो आप डाल दीजिए कॉलेज में और रिसीविंग ले लीजिए। अब आप कॉलेज अगर एक साथ करेगा, उस कमिटी में 2 साथ 2 करेगा एक साथ, ये कॉलेज की ज़िम्मेवारी है। अलग-अलग करना है उसका हेडेक है, आपको थोड़े इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है 10 बार। आप तो 2 बार तो आपको इंटरव्यू ही नहीं करना है, वो उन्हीं का, वो खुद ही कर देगा वो। हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर वाले में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसमें अगर आप सीएएस 18 लेते हैं तो उसमें पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म से ही काम चल जा रहा है आपका, पॉइंट नहीं चाहिए। अगर आप सीएस 2010 लेंगे, जो 16 के बेसिस पे लेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह का भी उपाय है, प्रोविज़न है, वो आपको करना पड़ेगा। पीएचडी नहीं है तो आर्टिकल्स होने चाहिए। अगर आपका आर्टिकल में डिले हुआ तो आपका प्रमोशन डिले होगा, मैं अभी एकदम क्लियर बता देता हूँ। आप कहेंगे सर मेरा जो आर्टिकल है वो तो 2018 में छपा है, और आप प्रमोशन 2015 से माँग रहे हैं, तो नहीं होगा। अगर आपको सीएस 10 के हिसाब से लेना है, तो आपका जिस दिन आर्टिकल पूरा हुआ, उस दिन से प्रमोशन आपका वैलिड होगा, कहीं कोई उपाय नहीं है उसमें। हाँ, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर से उपाय मिला हुआ है, मैंने आपको बताया कि उसके कारण आपका प्रमोशन डिले नहीं होगा। अब बात आती है एसोसिएट प्रोफेसर तक मैंने बात कर ली। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर की बात आती है, जिसमें बहुत लोगों ने बहुत भ्रांति फैलाई है, और मैं आप में से बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ कि जो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। मीना जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं प्रोफेसर के लिए भी। पूनम त्यागी मैम है। आप सभी जो हैं, आप सबको नमस्कार भी मेरा, आप सब सीनियर भी हैं मेरे से बहुत सारे लोग आप में से।
मैं आपको बताऊं कि आपका जो प्रोफेसरशिप प्रमोशन है उसकी भ्रांति मैं आज अभी दूर कर रहा हूं, और आप खुद इस चीज को जान पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं। उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी से क्लैरिफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, ये मैं प्रूव करके दूंगा अभी आपको। हुआ ये है कि आपके यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसरशिप प्रमोशन 2010 वाला को लागू नहीं किया। अब जब प्रोफेसरशिप प्रमोशन को 2010 को उन्होंने लागू नहीं किया, क्योंकि 16 में एक डॉक्यूमेंट वो लेके आए थे, 16 के फोर्थ अमेंडमेंट के बेसिस पे 17 में इनकी ईसी ने पास किया, और उसमें उन्होंने एक लाइन ये लिख दिया कि प्रोफेसरशिप प्रमोशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के लिए नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट में होगा। ये लिख दिया उन्होंने और पास भी कर लिया चुपचाप। ये त्यागी जी के जमाने में हुआ है। अब दिक्कत ये आई कि मेरी बात जब लोगों से हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस परमिट नहीं करता, इसलिए आपको रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन नहीं मिलेगा प्रोफेसर का। रिट्रोस्पेक्टिव आपको एसोसिएट प्रोफेसर का मिल जाएगा, लेकिन प्रोफेसर चूंकि आपके यहाँ ऑर्डिनेंस में था नहीं तो मिलेगा नहीं। उनकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब मैं जो बात बता रहा हूं आप खुद सोचिए, आप सबके सब समझदार हैं, आप सारे इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं, आप खुद सोचिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी आपको। ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को आपने पूरा पूरा ले लिया है। इस डॉक्यूमेंट का जो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस का जो पेज नंबर 62 है, उसमें वो क्लियर लिखता है कि आपका जो प्रोफेसरशिप का प्रमोशन है वो भी आप बैकडेट से ले सकते हैं, वो लोग बोल रहा है। और उसके लिए अगर आप बैकडेट से लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 2018 से ले या 2010 से ले, दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं प्रोफेसरशिप, बिल्कुल अदर प्रमोशन की तरह। और वो ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस की बात ही नहीं कह रहा है, ये खुद डॉक्यूमेंट कहता है ये भी, और यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस खुद कहता है 2018 वाला जो 19 में पास हुआ है, वो कह रहा है कि आपको फॉलो करना, अगर 10 वाला लेते हैं तो 10 वाले के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा यूजीसी, यूनिवर्सिटी नहीं, यूजीसी के 2010 और उसका जो फोर्थ अमेंडमेंट आया था 2016 में, उन दोनों के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। वहां वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि उस समय आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ऑर्डिनेंस को देखने की जरूरत नहीं है, उस समय आपको यूजीसी के ऑर्डिनेंस को देख और यूजीसी के डॉक्यूमेंट की देखने की जरूरत है। और वो खुद कह रहा है, यही डॉक्यूमेंट कहता है कि आपको जो 2010 जब अगर आप लेंगे तो रिट्रोस्पेक्टिव जो आप देखेंगे वो आपको 2010 और 2016 में जो यूजीसी ने दिया था डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। तो अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ छेड़छाड़ की भी इससे, तो वो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि अब जो एप्लीकेबल है आपके पास वो यूजीसी का डॉक्यूमेंट है। ये खुद डॉक्यूमेंट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस 24 आज के डेट में कहता है। तो वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ भी छेड़छाड़ कर दिया, गलत कर दिया, वो तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि अब आपके ऊपर प्रीवियस प्रमोशन के लिए यूजीसी का 2010 एंड 2016 का ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, जो भी उनका उनका जो डॉक्यूमेंट है वो। अब उसमें देखिएगा, समझिएगा, जो प्रोफेसर का है अभी के हिसाब से अगर लीजिएगा 2018 से, तो आपको 10 आर्टिकल आपके पीयर रिव्यू जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होने चाहिए, प्लस 110 पॉइंट होने चाहिए। लाइफ टाइम में 10 आर्टिकल, 110 पॉइंट प्लस आपके साथ इतने होने चाहिए। लास्ट 3 इयर्स में 3 आर्टिकल आपके होने चाहिए। ये है 2018 का। तो जब भी आपका ड्यू है उसके पहले आपके पास 10 आर्टिकल होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो 2012 में ड्यू हो गया या 2013 में ड्यू हो गया, 14 में ड्यू हो गया, उसके 10 आर्टिकल होंगे, मुझे नहीं लगता। आप में से एक आध के होंगे तो होंगे। तो आपको 2010 पे जाना होगा प्रोफेसर स्कीम के लिए। 2010 जो यूजीसी का डॉक्यूमेंट कहता है वो ये कहता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ 5 पब्लिश्ड वर्क होने चाहिए। माइंड इट, मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 पब्लिश्ड वर्क जो कि आईएसएसएन नंबर या आईएसबीएन नंबर वाले जर्नल में या बुक में हो। बुक में भी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। एनी पब्लिश्ड वर्क, वेदर इट इज अ चैप्टर इन ए बुक, वेदर इट इज फुल बुक, एक बुक, एक आर्टिकल, एक आपका पब्लिश्ड वर्क हो गया। एक चैप्टर एक बुक में एक पब्लिश्ड वर्क हो गया। एक आर्टिकल एक पब्लिश्ड वर्क हो गया। तो इस तरह से आपके पास अगर आपके 5 पब्लिश्ड वर्क है, जिस दिन पूरे हो गए उस दिन से आप एलिजिबल हो गए, बशर्ते कि आपको एसोसिएट प्रोफेसर बने हुए 3 साल हो गया है। प्लस आपको 60 पॉइंट और चाहिए। 60 पॉइंट के लिए आपको 2010 में गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आपको या तो आपको कॉलेज में अदर एक्टिविटीज से भी 10-10 पॉइंट मिल रहे हैं, आप स्टाफ काउंसिल में आप इंचार्ज हैं, आप डिफरेंट सिलेबस ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत जगह से आपको पॉइंट मिल रहे हैं, उसमें भी पॉइंट मिलते हैं। प्लस
हर एक आर्टिकल का ज्यादा पॉइंट था 2016 वाले में, 2010 वाले में, जो यूनिवर्सिटी का है 10 स्कीम में। तो 2010 ही स्कीम कहते हैं उसको, 16 में अमेंडमेंट किया लेकिन कहते 10 ही स्कीम है वो, अमेंडेड इन 2016 वो 4th अमेंडमेंट के साथ, लेकिन वो है 2010 स्कीम। तो 2010 स्कीम में आपका आसान है प्रोफेसरशिप लेना। तो अगर आप पहले ड्यू हो गए हैं तो 2010 फॉलो कीजिए, और जिस दिन आपके 5 आर्टिकल हो गए और 3 साल आपका एसोसिएट प्रोफेसरशिप हो गया, यू आर एलिजिबल, यू कैन ऑलवेज अप्लाई द फॉर्म। आपको किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑर्डिनेंस में लिख दिया है कि आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो यूजीसी का रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, ना कि यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी रेगुलेशन की बात ही नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट, और आज के डेट में वो ऑर्डिनेंस 24 का हिस्सा है, इसलिए आपको तब भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके 5 पब्लिश्ड वर्क नहीं होंगे तो यू विल हैव टू वेट फॉर योर 5th डॉक्यूमेंट टू बी पब्लिश्ड। अगर 10 लेंगे तो, अगर आप 18 लेंगे तो आपको 10 आर्टिकल आपको पीयर रिव्यू जर्नल में छपे रहना चाहिए, प्लस 110 पॉइंट होना चाहिए। पुराने वाले में सिर्फ 60 पॉइंट और 5 आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए। मैं इतनी बात कह के अपने विराम दे रहा हूँ। अगर संजय जी को कुछ कहना है या सुमेंद्र को कहना है वो कह दे, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर राउंड। हाँ, मैंने आपके पास माइक दिया। हाँ आलोक जी। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने सुन लिया सर। संजय बत्रा सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? बत्रा सर, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। आलोक जी एक एंटर करना चाहती हैं, वो अलका ना, वो हो नहीं पा रही हैं, एक बार देख लीजिए। अलका मैम, अलका चतुर्वेदी मैम? नहीं, अलका रानी। मैम मैं एंटर कर लिया है। एंटर तो है मैम, हो गए एंटर, अभी हुए हैं थोड़ी देर पहले ही। थैंक यू सर। बत्रा सर, कुछ आप ऐड कर दें इसमें। हाँ, इसमें मैं 1-2 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ जो क्वेरीज अलग जगह से भी आई थी। दैट इज रिगार्डिंग एडहॉक एक्सपीरियंस। पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि अगर आपका एडहॉक एक्सपीरियंस पार्ट्स में है, मान लो कुछ दिनों का भी है, तो भी काउंट होगा। और सेकंड पॉइंट, अगर आपने वैकेशंस में सैलरी ली है तो वो पीरियड भी आपका काउंट होगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। और ये एडहॉक के बारे में था, एडहॉक एक्सपीरियंस के बारे में। सेकंड इज अबाउट जो स्कीम की बात कर रहे थे हम, जिसमें 2010 या 18 का ऑप्शन है। ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जुलाई 2018 से पहले होगा। अगर आपका जुलाई 2018 के बाद कोई प्रमोशन ड्यू होगा तो उसके अंदर आपको 2018 से ही जाना है, 10 का ऑप्शन नहीं होगा। तो बस इतना ही था मेरी तरफ से, बाकी सब बता चुके हैं सुजीत जी। नाउ वी कैन हैव क्वेश्चंस इफ नीडेड। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, आलोक जी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपना माइक अनम्यूट करके बोलें, अपना नाम के साथ बता दें। मैं डॉक्टर वर्षा। हाँ। हाँ जी, ये पूछना था, जो पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस है वो ऐड हो रहे हैं इधर इंडियन और इंटरनेशनल? इस पे बताऊं मैं आलोक जी? आलोक, आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। हाँ, इसके अंदर जो हमारा ऑर्डिनेंस कहता है कि जिस भी पोस्ट पे आपने काम किया है, चाहे आप रिसर्च एसोसिएट रहे हैं या फिर आप पोस्ट डॉक रहे हैं, उसकी 3-4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, जिस पोस्ट पे आपने काम किया है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकंड कंडीशन इज, जो सैलरी आपको मिली थी दैट शुड बी आइदर इक्विवेलेंट और मोर देन दैट। और थर्ड इज, यू आर अपॉइंटेड बाय ड्यूली अपॉइंटेड सिलेक्शन कमेटी एज पर द रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर ये 3 कंडीशन आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा फॉर कंसीडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। ओके सर। वेदर सर इंडियन और इंटरनेशनल बोथ? हाँ जी, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल पोस्ट डॉक हो, दोनों में अगर सेम 3 कंडीशंस फॉलो? ओके, थैंक यू सर। Excuse me, sir. यस, I also have a question, sir. प्लीज बताइए। सर, पीएचडी का अगर स्टडी लीव लेके अगर पीएचडी किया है तो क्या वो भी? रजनी मैम, एक बार हम सबसे पहले ऐड करवा लेते हैं सारी बातों को, फिर सबका सवाल ले लेंगे। बत्रा सर, कुछ आपको और ऐड करना है क्या? नहीं, मेरा हो गया। हाँ, समरन सर।
समरन सर हैं? हाँ हैं तो समरन सर है। हाँ समरन सर, आपको कुछ ऐड करना है तो बता दीजिए। समरन सर, कोई एक आदमी और वेटिंग में है, मैं एक बार देख लूँ वेटिंग में कौन है, उनको ऐड कर दूं। चलिए, मुझे लग रहा है कि अब समरन सर शायद थे, अभी निकल गए होंगे या नेट चला गया होगा। अभी बता दिया सर ने, समरन बत्रा सर ने भी बता दिया, संजय बत्रा सर ने और सुजीत सर ने भी बता दिया। और एक बात मैं और बता दूं, अभी हम लोग एडहॉक के एक्सपीरियंस के लिए और लड़ेंगे, क्योंकि तत्काल अभी प्रमोशन हम जितना ले लें फिर उसके बाद हम लड़ेंगे, क्योंकि मेरा एडहॉक एक्सपीरियंस 14 साल का है। आपके यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं, मीना राखी मैम का लगभग 10 साल के करीब है और लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने यही तय किया है कि जो मिल रहा है हम उसे ले लें, फिर आगे लड़ेंगे। और अब जो सवाल है, अब आप लोग रख सकते हैं सवाल, जो भी जिसका सवाल है। तो रजनी मैम अब आप बोले मैम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे पीएचडी पे स्टडी लीव लेके अगर टीचर गया है, तो क्या स्टडी जो लीव का पीरियड है वो टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट होगा सर? सुजीत सर। अच्छा समरन सर, बत्रा सर जवाब दीजिए। समरन सर इंटर करना चाह रहे हैं, मैं एक बार बात। हाँ जी, ये स्टडी लीव का जो पीरियड है 2018 रेगुलेशन के हिसाब से काउंट होगा, लेकिन अगर आपका जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है उस स्टडी लीव के टाइम पीरियड में पड़ रहा है, देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम. One should be on the rolls of active service at the time of eligibility date of the interview. Otherwise count होगा आपका. अब मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा। हाँ जी. ऐसा है मैम कि ये क्वेश्चन रजनी जी का था, रजनी जी ने क्वेश्चन किया था ये। जी हाँ जी सर। रजनी जी, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका स्टडी लीव है तो उस स्टडी लीव के समय आपको अपार फॉर्म भी भरना है, और उसमें आप कुछ भी नहीं कर रही हैं। प्रॉब्लम आपके साथ ये होगा कि जब आप स्टडी लीव पे रहेंगे तो वो तो काउंट तो हो रहा है समय, लेकिन आप खुद सोचिए जब आप स्टडी लीव पे हैं या आप मैटरनिटी लीव पे हैं, विमेंस कॉलेज है, बहुत सारे लोग मैटरनिटी लीव पे भी होंगे, तो उस समय का अपार फॉर्म कैसे भरेंगे? आप मान लीजिए 1 साल लीव पे रहे तो उस 1 साल का तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्म सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा। तो उसका रूल ये किया गया है कि अगर आप मान लीजिए 3 साल स्टडी लीव पे रहे, आपका 5 साल वाला जो है वो ड्यू है, तो आप जो बाकी 2 साल आपने काम किया है उस 2 साल को एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा बाकी 3 सालों पे भी। आप समझ रहे होंगे, जो कॉमर्स के और मैथ्स के लोग होंगे या स्टैट्स के लोग होंगे वो समझ जाएंगे एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब, यही वर्ड यूज किया गया है यूजीसी डॉक्यूमेंट में भी। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये हुआ कि 2 साल का लेंगे हम और उसी 2 साल के बेसिस पे बाकी 3 साल को अपने आप उसी कलर में कर देंगे हम। और जो छुट्टी भी है वो मान लिया जाएगा कि भैया ये आपका है। छुट्टी से आपको कोई प्रॉब्लम 2018 डॉक्यूमेंट में नहीं हो रहा है, बशर्ते कि वो पेड एंड ऑथराइज्ड पेड लीव हो। बस ध्यान रखिएगा, ऑथराइज्ड पेड लीव की बात हो रही है। अगर आप जैसे मान लीजिए आप मैटरनिटी लीव पे गए 1 साल और उसी समय आपका 3 साल वाला एसोसिएट प्रोफेसरशिप ड्यू हो रहा है, तो नेचुरली आपका 2 साल में तो 2 ही साल होगा, 1 साल कैसे फिर आप काउंट करेंगे? आप कहेंगे 1 साल तो अनसेटिस्फैक्टरी हो गया, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2 साल जो काउंट हो रहा है वो 2 साल का अपार फॉर्म भरिए और उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल जो भी लेवल था वही यहाँ पहले साल में भी आ गया, तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, वो भी काउंट हो रहा है और उसमें अपार फॉर्म का भी जो काउंटिंग है वो हो पाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको स्टडी लीव से नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है स्टडी लीव से और इससे क्या कहते हैं मैटरनिटी लीव से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको रोल पे होना होगा। एक्टिव सर्विस में का मतलब होता है आपको सैलरी ले रहा होना होता है। अगर आपने छुट्टी ली है और सैलरी नहीं ले रहे हैं तो वो एक्टिव सर्विस नहीं कहलाता, तो फिर उस केस में दिक्कत होगी। सैलरी ले रहे हैं तो एक्टिव सर्विस में है आप जब भी इंटरव्यू करा रहे हो, इंटरव्यू के टाइम में आपको एक्टिव सर्विस में रहना है, उस समय आपको पहुंचना पड़ेगा। आप इन एब्सेंशिया आप इंटरव्यू नहीं दे सकते जो पहले देते थे। 1998 के पहले लोग इन एब्सेंशिया इंटरव्यू देते थे, तो वो नहीं होगा। आपको उस समय रहना होगा कॉलेज के, आप पेरोल पे हैं और आप उस दिन हैं कॉलेज में, आप इंटरव्यू जाके दीजिएगा तब होगा काम। निधि मैम, क्लैरिफिकेशन निधि मैम। जी सर, may I ask? निधि पूछो। हाँ पूछो। Nidhi, can I add somehow related to this only, like somebody is on leave, like sir यदि किसी ने सेम ड्यूटी लीव पे यूनिवर्सिटी
किसी ने भेजा है किसी कोर्स के लिए for 1 year, so how I will fill that APAR form during that period? मैंने अभी बताया आपको, आप Yes, ड्यूटी sir. लीव पे थी तो आपको सैलरी मिल रही थी। Yes sir, बिल्कुल. हाँ, तो आपको अपार फॉर्म उस समय का ऐसे भरेंगे कि आप 2 साल का अपार फॉर्म जो भर रहे हैं ना, 2 साल में आपके जो भी सेटिस्फैक्टरी लेवल आ गया या गुड आ गया या एक्सीलेंट आ गया, जो भी आया वही उसी का एवरेज जो है वो थर्ड ईयर पे भी चला जाएगा आपके। आप समझ गए? सुजीत सर, ये कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जब कॉलेज में करेंगे तो वो मांगेंगे सर। मैम, ये आपके, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये हाँ, इससे ठीक कर है, रहा हूँ, ठीक है सर, इससे ठीक कर है, रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिखा ताकि हुआ हम हाँ, बता इसमें लीव वाला पे लिखा हुआ है कि जब आप जी, पेड जी। लीव पे होंगे तो एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड यूज किया गया है। ओके। अब आप में से जो कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, स्टैट्स के लोग होंगे, मैथ्स के लोग हैं, वो वर्ड एक्स्ट्रापोलेशन समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्ड इसमें एक्स्ट्रापोलेशन है वर्ड। ठीक है सर, सर। एक क्वेश्चन मेरी एक क्वेरी इसी के कंटिन्यूएशन में है। दिव्या मैम, हाँ, इसी के कंटिन्यूएशन में मेरा एक क्वेश्चन है जो अभी बात चल रही थी, वो ये है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 2018 के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या ये एक्स्ट्रापोलेशन जो है 2010 में भी एलिजिबल है या एप्लीकेबल है? सुजीत सर, आपको जो भी प्रमोशन मिल रही है वो 2018 गाइडलाइन से मिल रही है, और 2018 ने जो फॉर्म दिया है वही आप भर रहे हैं। आप 2010 से नहीं ले रहे प्रमोशन, उसने आपको 2018 के डॉक्यूमेंट ने आपको परमिट किया है, तो रूल्स रेगुलेशंस चेंज नहीं हो रहे, रूल्स रेगुलेशंस बाकी सब वही रहेंगे, फॉर्म भी वही रहेगा, सारा चीज वही रहेगा जो मैंने कहा, एक्स्ट्रापोलेशन वगैरह सब वही रहेगा, वो केवल पॉइंट के लिए और आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए है। बाकी तो आपका रूल्स रेगुलेशंस तो 18 वाला ही लगेगा, आप 18 से ही ले रहे हैं प्रमोशन, आपको 18 के रेगुलेशन के बेसिस पे ही प्रमोशन मिल रहा है, चाहे आप 10 वाला ले चाहे 18 वाला ले, रेगुलेशंस तो 18 वाला ही लग रहा है, 18 में ही लिखा हुआ है कि आप 10 से ले सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है सर, एक्सक्यूज मी। सीमा मैम, एक मिनट में जोड़ दूं, अभी बताया था सुजीत सर ने, लेकिन यदि आपका पीएचडी नहीं है और 2010 से जा रहे हैं तो रेगुलेशन 2010 वाला लगेगा। अब बता दीजिए सीमा मैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की प्रोफेसरशिप 2009 से ड्यू है, मींस उसके बाद वो एलिजिबल है, बट पेपर्स अगर उसके 5 पेपर 2018 में सपोज पूरे होते हैं तो वो 2018 से एलिजिबल होगा प्रोफेसरशिप के लिए? सिंगल एंड आंसर हाँ। यस। जिस दिन और आपका उसके 5 रूल्स होगा उसके ऊपर रूल्स 2010 वाले लगेंगे या 2018 वाले? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ जो भी एलिजिबिलिटी आपकी जुलाई 2018 से पहले हो गई, उस पे रूल 2010 आप चाहे तो ले सकते हैं। मैं फिर कह ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जो आपका पहले ड्यू हो रहा है, आप चाहें कि 2018 वाला लेना है तो 18 वाला ले सकते हैं आप 2011 से प्रमोशन चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर का, अगर आपके पास 10 पब्लिश वर्क है तो यू कैन गो फॉर दिस 2018 रेगुलेशन। लेकिन अगर आप 2010 लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपका ड्यू जो है वो जुलाई 2018 से पहले होना चाहिए प्रमोशन, अगर उसके बाद ड्यू होगा तो फिर 2018 ही लगेगा, तैयार रहिएगा। ओके, थैंक यू। सर कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, पहले निधि अरोरा मैम, निशा गोयल मैम। निधि मैम पहले पूछ लीजिए आप। अंजू गुप्ता मैम पहले भी रुक गया था। निधि मैम। जी सर, कैन आई आस्क नाउ? हाँ निधि पूछो। हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है डॉक एक्सपीरियंस को ही लेकर। मैंने सर 2001 से 2010 तक केशव महाविद्यालय में एज एड हॉक पढ़ाया एंड 2010 में आई गॉट परमानेंट इन कालिंदी कॉलेज। सो एज पर द डॉक्यूमेंट अगर मैं भरती हूँ अब ये फॉर्म, तो एज यूजुअल अगर मुझे एड हॉक एक्सपीरियंस काउंट करवाना है अपना पुराना, तो स्ट्रेट अवे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 2018 के को फॉलो करना। मतलब आई जस्ट वांट टू बी क्लियर ऑन दिस कि कैन आई फॉलो 2010 and still get my ad hoc experience counted, or I have to go with only 2018 only? Why do you want to go for 2010? ये 2010 वाला बहुत ज्यादा टफ है, आपको मैं बता दूं बहुत क्लियर। इन जनरल आप अपनी मर्जी से कोई भी मत लीजिए, आप आम तौर पे 2018 वाला ही फॉलो करवाइए, क्योंकि उसमें आपको बहुत आसान है। 2010 वाले में पहला दूसरा प्रमोशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें भी पॉइंट वाइंट का चक्कर आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे।
आप हमेशा जानिए कि पहला और दूसरा प्रमोशन कोशिश कीजिए कि 2018 से ही लीजिए। आप चाहें तो पहला दूसरा 2018 से और तीसरा आप 2010 से ले सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं किया गया है इसमें। लेकिन जो भी ड्यू पहले हो रहा है 2018 जुलाई के पहले ड्यू होना चाहिए बस। तो आप 2018 ही लीजिए और एडहॉक एक्सपीरियंस आपका सिर्फ, अगर आप पीएचडी हैं तो आपका सिर्फ 4 साल, अगर आप एमफिल हैं तो सिर्फ 5 साल, और अगर आप एमफिल पीएचडी दोनों में से कुछ नहीं है तो सिर्फ 6 साल ही यूज होगा, बाकी बेकार चला जाएगा कम से कम सीएएस के लिए। बाकी ओपन पोस्ट के लिए वो प्रमोशन वैलिड रहेगा। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। एक चीज और इसी के रिगार्डिंग ही है कि बिकॉज 2018 अब हम फॉलो करेंगे, अपना एडहॉक एक्सपीरियंस काउंट करवाना है, तो हमें वही 5 अपार फॉर्म्स भरवाने पड़ेंगे केशव महाविद्यालय से मुझे, लाइक आई हैव टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम देयर। ये आलोक जी बताएंगे आपको। नहीं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया मैम कि हम जो एडहॉक एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो लेटर ही वैलिड होगा। हाँ। लेटर वैलिड की हम बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 2014 से परमानेंट से पहले मैं हंसराज में एडहॉक था, जो प्रिंसिपल थे वो एक्सपायर कर गए और हमें कोई रिटेन में कुछ मिलता नहीं था, 1-2 जगह रिटेन में मिलता था, उस समय तो ईमेल भी नहीं आया करता था। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो हमें एडहॉक एक्सपीरियंस का लेटर मिला हुआ है, बशर्ते उस समय हमें कोई मेमो ना मिला हो, कुछ ना मिला हो, तो एडहॉक एक्सपीरियंस का लेटर ही हम उसे मनवाने की हम बात कर रहे हैं डीन ऑफ कॉलेजेस से। तो आप उसे भरें, और यदि ज्यादा किसी को पता करवाना है तो जाके वहां पता करवाएं, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। निधि, क्योंकि देखो ना, वो लोग भी अब कॉलेज जाओगे तो वो भरेंगे नहीं कि आपने क्या किया, वो भी जो एक्सपीरियंस होगा उसमें लिख के दे देंगे आपको कि भाई आपने ये सब ड्यूटीज में काम किया। अगर तुम मांगोगी कॉलेज से तो दे भी सकते हैं। मीना मैम, यदि एडहॉक एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, हाँ, मतलब आपने सेटिस्फैक्टरी कार्य। मैं भी वही कह रही हूँ, अगर ज्यादा लगता है कि मांगना ही है तो अगर वो लिख कर देते हैं एक लेटर के ऊपर कि भाई आपने ये ड्यूटीज की है तो आप रिक्वेस्ट कर सकती है, अदरवाइज तो लेटर ही काफी आपको है। मतलब फिर हम अपार फॉर्म हम भर रहे हैं तो उसको बिना वेरिफिकेशन के बस अटैच कर दें हम लोग, एंड वी जस्ट अटैच द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एडहॉक। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यदि आप करवा सकती हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी चेंज हो जाएंगे केशव के महाविद्यालय के, तो वो कह सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा। यदि कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम बात कर रहे हैं डीन ऑफ कॉलेजेस से, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा हो जाता है तो। थैंक यू सो मच। जी जी। आलोक जी सर नमस्कार, निधि कपूर बोल रही हूँ। जी मैम, जी मैम। सर, इसी के रिगार्ड में एक चीज सिर्फ बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस लेटर ही लगा दें हम, तो हम लोग मैं डिपार्टमेंट में थी पहले, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, तो उसमें जो हमें एक्सपीरियंस लेटर मिला है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि दे वर वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, दैट्स इट। नहीं, उसमें एडहॉक बेसिस नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ऑन एडहॉक बेसिस, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज या कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डेट्स लिखी हुई हैं। वो तो किसी में नहीं लिखा रहता, उसमें केवल एडहॉक लिखा रहता है, और आपका जो ग्रेड पे रहता है वही लिखा रहता है। हाँ जी, तो वही अभी हम वही लगाकर चल रहे हैं सिर्फ। अभी वही लगा के चले मैम, इसलिए हम लोग डीन ऑफ कॉलेज के टच में हैं। यदि समस्या कोई आ गया तो हम उनसे जाके बात करेंगे। निधि, अगर तुम कॉलेज से अप्लाई डिपार्टमेंट जाना चाहोगी, मांगोगी तो शायद वो दे दें, तो अच्छा है। निधि जी, मैं ऐड कर दूं कुछ। हाँ जी सर। आप जब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में थी, तो चूंकि मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की स्थिति, वहाँ बहुत सारा चीज मेल पे होता है, तो बहुत सारी चीजें आप मेल पे भी रिसीव किया होगा कि ये काम करना है, आप इसके चार्ज में है, ये वाला काम कर दीजिए। वो अगर मेल का कुछ है तो मेल का कॉपी उठाइए, लगा दीजिए साथ में, वो भी काम कर जाएगा। अगर कुछ है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन रिलेटेड का डॉक्यूमेंट्स हैं कि एग्जाम पेपर सेटिंग का मिला या पेपर इवैल्यूएशन के लिए मिला, वो डॉक्यूमेंट्स अब अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिन रिस्पांसिबिलिटीज तो कोई मिलती नहीं ना सर एडहॉक में? नहीं, एडहॉक में मिलती नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके मेल पे भी आती हैं, कहीं ना कहीं ऑन पेपर नहीं मिलती सर। नहीं, मेल पे आती है ना कि ये वाला कर दो। जैसे मान लीजिए आपने कहा उस दिन फैकल्टी की मीटिंग है और निधि जो है उस दिन ये चीज देंगी, ये काफी हो गया। आप फैकल्टी के मीटिंग को सुपरवाइज कर रही हैं, ये आपके पास कुछ आ गया, लिखा हुआ हेड का ऑर्डर आ गया, तो वो काम कर रहा है। तो देखिए, जो आपके पास है वो दे दीजिए, बाकी का देखिए आप हर चीज, तो उस समय हेड कोई और रहा होगा, उस समय पहले अभी रितेश जी हैं, और उस समय कोई और रहा होगा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? वो कहेगा मैं नहीं करूंगा। हो सकता है कोई हेड नहीं रहा होगा और रिटायर हो गया, मान लीजिए जेपी शर्मा रहे होंगे, तो वो तो अब है नहीं, कहाँ ढूंढिएगा उनको? वो विदेश में है, तो क्या कीजिएगा? आप विदेश जाइएगा। तो एक बेसिक चीज है, और आज का हेड क्यों करे? उसमें आपने किया तो आप खुद दे दीजिए, और निधि मैम जो है दे दीजिए, लगा के काम खत्म। आप तो खुद ऐसी मेंबर हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो सीधा जाके बोलो कि ऐसा होना चाहिए। या मैं एक चीज ऐड कर दूं इसके अंदर? नहीं सर, देखो, नहीं सर, मैं प्रशांत सर, देखो चलेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ही ना, और हमसे तो और लोग पूछते हैं तो क्लैरिफिकेशन
जी मैं कुछ ऐड कर दूं इसके अंदर? हाँ करिए ना सर, करिए ना सर। इसमें जब फर्स्ट प्रमोशन हो रहा है तो आउट ऑफ 7 एक्टिविटीज ओनली 1 और 2 आर रिक्वायर्ड। अगर मान लो फर्स्ट स्टेज की प्रमोशन में आपका एक पेपर पब्लिश हुआ तो एक एक्टिविटी काउंट हो गई। इसी के साथ साथ अगर आपने एग्जाम ड्यूटीज की है, इवैल्यूएशन किया है, तो दूसरी ड्यूटी काउंट हो गई आपकी। 2 एक्टिविटी काफी है इस स्टेज से सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट लेने के लिए। अगर आपने 2 एक्टिविटी भी की है साथ में से और उसका प्रूफ आपके पास है तो भी आपका काम चल सकता है फर्स्ट स्टेज प्रमोशन में। ऐसे ही सेकंड स्टेज में यही टेबल एप्लीकेबल है। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मैम, रखिए मैम। सर कह रहे हैं लेकिन आप सर ले लेंगे। मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। अंजू ये जो सर इसी संदर्भ में बात करनी थी। सर हेलो आलोक जी। पुष्पा मैम आप पहले पूछ लीजिए। पहले हाँ जी, हाँ जी। पुष्पा मैम पूछ लेती है। हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर राखी। सर मेरा केस वही है, मैं हाँ निशा आप रुक जाइए, पुष्पा मैम पूछ रही है, आप इनके बाद पूछ लीजिएगा। बस 2 मिनट लगेंगे। सर मेरा अपॉइंटमेंट 92 में हुआ था एंड स्ट्रेट अवे परमानेंट हुआ था, मैंने कभी एडहॉक नहीं किया। मुझे मेरे पब्लिकेशंस भी हैं, मतलब फार मोर देन 5। तो मेरा एसोसिएट प्रोफेसर 2006 में हुआ और उस हिसाब से मेरी 2009 में प्रोफेसरशिप ड्यू हो जाती है। तो सर मुझे ये पूछना है कि मुझे जो बेसिकली 2010 वाला अगर मैं फॉर्म भरती हूँ तो उस केस में मतलब मुझे वो जो उसमें मतलब मैंने एक बार देखा था वेबसाइट पे जाके, तो उसमें ये जो अपार फॉर्म है मुझे कहाँ से कहाँ तक भरना पड़ेगा? मतलब दिस इज व्हाट आई एम नॉट क्लियर अबाउट। अगर मेरी प्रोफेसरशिप समझिए 2009 से ड्यू है तो ये अपार फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, मतलब और कहाँ से कहाँ तक का भरना है, वो थोड़ा बता दें प्लीज। जी बताएंगे आप या मैं ले लूं इस क्वेश्चन को? सर आप ही के लिए क्वेश्चन सर, मैंने नहीं उठाया का मतलब आप ही लीजिए उसको। ओके थैंक यू। इसमें जो 2006 में आपका एसोसिएट प्रोफेसरशिप हुआ था जी, और उसके बाद 2 में आप कह रहे हैं प्रोफेसरशिप ड्यू होगा, तो 2009 के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको 5 पब्लिकेशन दिखाना है एज पर 2010 रेगुलेशन। सुजीत जी मैं ठीक कर रहा हूँ या इनका पहले पड़ेगा? सुजीत जी 1 जनवरी 2009 से she is eligible provided she has 5 publication in her hand and 60 points, that's all. Yes sir, I will have that. Then you can always apply for from 2009 after 1st January 2009 because this 2010 is applicable from as per UGC thing and all, it is applicable from 1st January 2009. Am I correct आलोक मैं करेक्ट हूँ? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो आपके 5 पब्लिकेशन की बात हो रही है, हाँ जी सर, वंस यू हैव बिकम रीडर से लेकर प्रोफेसर तक, यानी कि आप 2003 में बने होंगे रीडर, 3 से लेकर 9 के बीच में होने चाहिए वो 5 पब्लिकेशंस। बिल्कुल ये क्लियर है। अच्छा ये नहीं बताया पॉइंट कि वो 2 उसके बीच में होनी चाहिए। ओके फिर तो नहीं होगा कि मैं आपको बताऊं पुष्पा जी सुनिए, आपका जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपका उस समय में होना चाहिए। 60 पॉइंट तो आपका लास्ट 3 इयर्स में होना चाहिए, ये भी बता लेता हूँ। 60 पॉइंट्स आपको लास्ट के 3 इयर्स में एक्युमुलेट करने हैं। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर का टाइम है 3 साल का, तो 3 साल लास्ट के 3 इयर्स में 60 पॉइंट लेने हैं और जिस दिन आप रीडर हुए थे उस दिन से आपके प्रोफेसर बनने तक के दिन तक, जिस दिन आप प्रोफेसर डिमांड कर रहे हैं उस समय तक आपके 5 पब्लिकेशन होने चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आप आगे बढ़ाते जाइए डेट। 10 में हो गया होगा, 11 में हो गया होगा, 12 में हो गया होगा। तो सर एक चीज और बता दीजिए फिर तो नहीं, क्योंकि मेरे पब्लिकेशन उससे पहले के हैं। मुझे एक चीज और पूछनी है कि मान लीजिए अगर मैं उस केस में सपोजिंग ये जो पब्लिकेशन 5 उस समय नहीं है लेकिन बाद में कभी भी हुए, मान लीजिए 2014 तक हुए, तो मुझे जो है वो मेरा असेसमेंट पीरियड क्या होगा? 2011 से 14 या 2009 से 14? 2014 से 3 साल पहले का, बस 3 एकेडमिक ईयर का, बस वही अपार फॉर्म होगा। जिस समय आप एलिजिबल हो गए उसके 3 साल पहले का वही अपार फॉर्म होगा और उसी समय 60 पॉइंट भी लेना। हाँ, उसी से 3 साल पहले का और उसी समय आपको 60 पॉइंट भी एक्युमुलेट करने हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं ऐड करूं 2010 के
कर दिए बत्रा सर, जितना जैसे हम समझ रहे हैं ना, असेसमेंट पीरियड नॉर्मली एसोसिएट प्रोफेसर के बाद शुरू हो जाता है। तो अगर किसी के पॉइंट्स कम है किसी वजह से, और जब वो पूरे हो जाते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएगा पर्सन। इसलिए जो पीरियड इनके केस में होगा 2006 से लेकर 9 तक, या 9 से आगे अगर आपने अपनी बुक्स 14 में पब्लिश की हैं तो वहां तक कवर होगा वो। नहीं, लेकिन अपार फॉर्म उनको सिर्फ 3 साल का ही भरना होता है। लास्ट 3 इयर्स का नहीं, ऐसा होगा ना सुजीत जी, 6 से 9 भरेंगे फॉर्म, उसमें वो आएगा जो अचीवमेंट है 60 पॉइंट्स का, उसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी बनने रही 6 से 9 में, तो जब भी वो पूरी होती है, मान लो कि इसका रिफ्रेशर कोर्स नहीं हुआ तो वही लगेगा ना उसमें। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। रिफ्रेशर कोर्स वाली बात तो 2018 तक अभी नहीं है, एलिजिबिलिटी की बात है उसमें, और प्रोफेसर में होती नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको, वो तो पहले कर लिया। मैं आपको बताता हूँ कहानी। आपका जो भी चीज है ये है कि आप एसोसिएट प्रोफेसर बन गए 1 जनवरी 2006 को। आप सबसे पहले एलिजिबल हो सकते हैं 1 जनवरी 2009 को आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर 1 जनवरी 2009 को आप एलिजिबल नहीं है तो आपका जो पीरियड ऑफ ये जो है आपका प्रमोशन पीरियड आगे बढ़ता चला जाएगा। आप अगर 2017 में जाके करते हैं, सपोज, अब आप छोड़िए बहुत आगे बढ़ा, आपने 2017 में जाके 5वां पेपर अपना किया, तो 2000, चूंकि आप बैकडेट में जाके कर नहीं सकते, आपका उसके बाद 2017 में ही है, तो 2017 में आप एलिजिबल हो गए प्रोफेसर के लिए, क्योंकि आपने, अब आपका जो असेसमेंट पीरियड होगा 2017 से 3 साल पहले का होगा। ध्यान रखिएगा, आपके जो ये जो है पूरा 5 जो आर्टिकल है वो तो रीडर से लेके जो 2006 से हो गया, 2006 से ले 17 तक आपने 5 पब्लिकेशन कर दिया, हो गया काम खत्म। आपका वो पीरियड था रीडर से लेके अब तक 5 आर्टिकल चाहिए थे, वो बन गए। अब आपका अपार फॉर्म की बात है और 60 पॉइंट की बात है। ये 60 पॉइंट आपके असेसमेंट पीरियड में होगा, और वो असेसमेंट पीरियड 3 साल का है प्रोफेसर के लिए। तो आपका जिस दिन से प्रमोशन ड्यू है उसके ठीक 3 साल पहले तक का वो आपका असेसमेंट पीरियड कहलाता है। उस समय आपके 60 पॉइंट भी होने चाहिए, और आपने 5 आर्टिकल तो पूरा रीडर से लेके अब तक कर ही लिया है। यही है रूल जो यूजीसी के डॉक्यूमेंट में। ठीक है सर, ये चीज क्लियर नहीं हुई थी बस कि वो आर्टिकल जो रिसर्च पब्लिकेशन 2010 में भी एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के बीच में होने चाहिए, तो वो अब क्लियर हो गया है। और असेसमेंट पीरियड का फंडा क्लियर नहीं था, वो भी क्लियर हो गया। असेसमेंट पीरियड हमेशा ध्यान रखिएगा सबका फिक्स है। आपका 5 साल अगर है तो 5 साल ठीक उसके पहले का, जिस समय आप एलिजिबल हो गए उसके ठीक 5 साल पहले का। अभी 3 साल वाला है, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों 3-3 साल वाला है। तो असेसमेंट पीरियड हमेशा ध्यान रखिएगा, एसोसिएट के लिए भी जस्ट जिस दिन आप एलिजिबल हैं उसके 3 साल पहले का, और प्रोफेसर में भी उसके जस्ट 3 साल पहले का। ऐसा हो सकता है कि आप 2010 ले रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी आपका एक्सटेंड हो रहा हो, तो एक्सटेंड होगा तो उतना लंबा नहीं होगा आपका असेसमेंट पीरियड। जिस दिन आप एलिजिबल हो गए उसके 3 साल तक का आपको वो अपार भी भरना पड़ेगा, और उसी समय का आपको असेसमेंट पीरियड भी होगा। उसी समय आपको 45 पॉइंट या जो भी है एसोसिएट के लिए वो भी करना पड़ेगा। तो सर उसमें बस यही है कि अच्छा यही रहेगा, जैसे मेरा केस है कि मैं 2010 वाला ऑप्ट करूं, लेकिन मुझे करना तभी से पड़ेगा जब मेरे 5 पब्लिकेशन हो जाए। जी बिल्कुल, ये एसोसिएट प्रोफेसर थे। और अगर आपके 10 पूरे हो गए हो तो आप 10 पे भी जा सकती हैं, वो लेकिन पीयर रिव्यू जर्नल में चाहिए। नहीं, सारे पीयर रिव्यूड ही हैं, लेकिन उसमें यही बात है कि उसमें लास्ट 3 इयर्स के वो होने चाहिए ना, मतलब जर्नल नहीं, यहाँ तो आपको पब्लिकेशन की बात है। बुक भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, आईएसएन नंबर होना चाहिए, आईएसबीएन नंबर होना चाहिए। बुक एक चैप्टर लिखा बुक में, वो भी पब्लिकेशन में काउंट हो रहा है। 2010 में फायदा मिला हुआ। हाँ, तो मुझे मतलब बेसिकली 2010 वाला ज्यादा बेटर है। प्रोफेसरशिप के लिए 2010 वाला ज्यादा बेटर है। जी सर, थैंक यू सो मच। कुछ हाँ, मीना मैम, राखी मैम, मैंने आपको ना ये भेज दिया है गजट का आपके व्हाट्सएप। मिल गया मुझे। ओके, मिल गया। आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। और उसमें जो पुष्पा मैम पूछ रही थी वो पेज नंबर 82 पे 4th पैरा है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, 82 पेज पे। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, मैंने पहले वाला भी अटेंड किया था। आप लोग ये बहुत अच्छी मदद करने को तैयार थे सारे टीचर्स की, कि जो फॉर्म है वो बहुत बड़ा है, और आप कह रहे थे हम टाइप करा रहे हैं, हम शेयर कर देंगे। तो प्लीज बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा, मैम 1-2 दिन में ना डमी कॉपी भी आ जाएगी, एक डमी कॉपी जैसे भरना है फॉर्म, और हम करा के डमी कॉपी भी दे रहे हैं। हाँ, ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि क्या उस पे भरना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्टाफ एसोसिएशन भी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है हमेशा। दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प ऑल द टीचर्स।
Thank you, Dr. Meena. Thank you, Dr. Raki. Really, you obliged and obliged to the DUTA team. डॉक्टर मीना, मैं पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ जी मैम, अंजू मैम आप पूछिए प्लीज। अंजू मैम। हेलो, ये अंजू मैम काफी देर से कर रही थी। हाँ जी। आलोक जी, सुजीत जी, वेरी मच। एक्चुअली पुष्पा जी का जो क्वेश्चन है वो मेरे सेम थे। मैं बस कंफर्म कर रही हूँ कि पब्लिकेशन के नाम पे बुक भी हो सकती है, पीयर रिव्यूड जर्नल में पेपर भी हो सकता है, चैप्टर भी हो सकता है। मैम एक चीज क्लियर कर दूं, यदि 2010 में ले रही हैं तब तो आपका बुक हो सकता है। 2018 में क्लियर लिखा हुआ है कि पीयर रिव्यू जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल। नहीं, मेरा केस पुष्पा जी केस के सिमिलर है। उसमें मैम बिल्कुल ले सकती हैं आप। अब ठीक है, 2010 वाले में। इसमें संजय जी आप बता दीजिए कुछ और जो बताना है। एक चीज मुझे और डाउट हो रही थी, बहुत छोटी सी चीज है कि मैथमेटिकल साइंसेस साइंस में आएगा या दूसरे वाले में आएगा, ह्यूमैनिटीज में? मैथमेटिक्स में ये आपको कौन बताएगा, बताओ। आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे इससे क्लियर ही नहीं है बिल्कुल फॉर्म से। दे हैव मेंशन्ड सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स इन वन कॉलम, पॉइंट्स आर डिफरेंट। डॉक्टर मीना, कैन आई आल्सो आस्क समथिंग? हाँ मैम, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी सर, आपका जो फैकल्टी है वो आर्ट्स फैकल्टी के अंदर आता है या फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आता है? आपका डीन किस में होता है? नहीं, मैथमेटिक्स आपका डीन किस में होता है? आर्ट्स फैकल्टी में बैठता है या साइंस फैकल्टी में जाके? आर्ट्स फैकल्टी में। तो फिर आर्ट्स मानिए ना, फिर क्यों साइंस पे जा रही हैं? हमारा डीन तो वैसे डिफरेंट ही है, अलग ही डीन है। चलिए आर्ट्स हम मानते हैं, आर्ट्स में फायदा है हमें। रचना मैम पूछ रही हैं। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे डॉक्टर पुष्पा बिंदल ने बोला, मैं भी उनकी बस 1 साल सीनियर हूँ उनसे, तो अगर मैं 2018 लेना चाहती हूँ तब तो 10 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए ना? टोटल रिसर्च पेपर्स 10 होने चाहिए ना आपके? टोटल 10 होने चाहिए मैम। पर वो जो पेपर है वो रीडर के बाद तो नहीं ना, वो तो टोटल आपके कैरियर स्पैन के हो सकते हैं। तो क्लियर लिखा हुआ है ना कि 3 जो है वो रीडर के बाद, क्लियर लिखा हुआ है। A minimum of 10 research publication in peer review or UGC listed journal, out of which 3 research papers shall be published during the assessment period. जो उन्होंने 3 साल वाला assessment period बताया, तो 3 जो पहले से और साथ हैं वो तो पहले हो सकते हैं ना? हाँ मैम, वो तो पहले हो सकते हैं। और जो 110 का स्कोर है वो भी पहले से ही काउंट होगा? लाइफ टाइम वो तो टेबल 2 में लिखा हुआ है मैम। अभी जो मैंने भेजा है ना मीना मैम को, टेबल 10 वो सब में है। सर एक छोटी सी चीज और बता दीजिए, बाकी सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक बता दीजिए कि मान लीजिए अगर हम 2018 वाला ऑप्ट करते हैं और उसमें हमारी एलिजिबिलिटी सपोज 2016 या 2014 से हो जाती है, इंक्लूडिंग दो 3 पेपर्स इन द असेसमेंट पीरियड, तो हमें 2014 से मिलेगा? मैंने बताया था आपको कि आप चाहे तो 18 ऑप्ट करें, चाहे आप 2010 वाला ऑप्ट करें। आपके रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन का जो ये है वो प्रोविजन है इस गजट में और आपके यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 24 में। जिस दिन आप एलिजिबल हो जाए उस दिन से आपका हो जाएगा, चाहे आप 18 वाले या आप लें, लेकिन 18 लें तो पूरा 18 लें, मिक्स करके मत लीजिएगा आप। 18 लेंगे तो पूरा 18 लेंगे, 110 पॉइंट 10 आर्टिकल वाला। और यहाँ पे कोई पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, पीएचडी आपके अंडर में तब होना चाहिए जब आप डिपार्टमेंट में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ निशा गोयल, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। एक बार निशा मैम से पूछ लिया जाए। निशा क्वेश्चन था। निशा पूछो। निशा गोयल। हेलो निशा। हाँ निशा बोलिए। पूछ रही थी कि 2010 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है परमानेंट, फिर उससे पहले हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है निशा। मेरी ज्वाइनिंग 2010 की है परमानेंट की। उससे पहले मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट कॉलेज। हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ। हाँ जी मैम बोलिए। मेरे ज्वाइनिंग आपके पास 2010 से पहले 2006 मतलब 6 साल का। 6 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट जगह का, अलग कॉलेज का। हाँ। और उस समय निशा आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। मैम का क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। हाँ कि वो एनुअल मोड था उस टाइम पर
और बाद में ये था तो वो काउंट होगा कि नहीं, वो कहना चाहते हैं। मैम का कहना ये है, होता था उस समय के एडहॉक को सिर्फ इन्विटेशन ड्यूटी मिलती थी और कोई काम नहीं होता था। काम अच्छा निशा मैम का एक प्रमोशन हुआ है कि नहीं अभी 6 से 7 वाला? किसी का नहीं हुआ है। नहीं, किसी का भी नहीं हुआ। तो 6 से 7 वाला नहीं हुआ है तब तो कोई फायदा नहीं है, तब तो 4 साल ही काउंट हो पाएगा उनका। सुजीत सर, इनकी आवाज नहीं आ रही है, निशा की आवाज। निशा जी आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। सबसे पहले इंटरनेट आप ऐसी जगह जाके बात करें, अगर फोन से कर रही हैं जहाँ आपका इंटरनेट सबसे ज्यादा आता है घर में, वहां से बात कीजिए निशा जी। या फिर वो क्वेश्चन अपना चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन समझ गया उनका मैं। निशा मैम मैं आपकी क्वेश्चन समझ गया, मैं बता रहा हूँ एक बार। सुजीत सर आप सुन लीजिए। निशा मैम ये कहना चाह रही है कि 2010 में परमानेंट हुई, ठीक है। 2010 से पहले उनका 6 साल का एक्सपीरियंस है। 2007 से पहले हमारा सेमेस्टर था नहीं, एनुअल मोड था। खैर उस क्वेश्चन का इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कह रही हैं कि क्या हमारा एडहॉक सर्विस पूरा काउंट होगा या कैसे होगा? देखिए आप एडहॉक सर्विस आपका पूरा काउंट होता है, अगर आपको छुट्टियों की सैलरी मिली है तो वो भी काउंट होता है, नंबर 1। हाँ आप साल है सर, 6 साल। 6 साल, 1 मिनट रुक जाइए ना, मैं बता रहा हूँ। आपका मैक्सिमम पीरियड, अगर आप पीएचडी करके आई हैं तो पीएचडी अगर है तो सिर्फ 4 साल आपका काउंट हो सकता है। और उन 4 सालों में लास्ट के 4 इयर्स वाले लीजिएगा आप, उसका जो भी आपको मार्क्स है, चाहे आप एनुअल में हो चाहे जो हो, वो कॉपी तो चेक कर रही थी आप, बाकी काम तो कर ही रही थी कॉलेज का, कॉलेज से जो भी काम असाइन होता था तो वो करती थी ना। एडहॉक तो ऐसे कोई रहने नहीं देता, कभी भी नहीं। एडहॉक में है तो सारा काम तो आप कर ही रही थी, लिख दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आपके टीचर इंचार्ज जो यहाँ होंगे वही सर्टिफाई कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। यू डू गो अहेड विद दिस। नहीं सर उसके देखिए वही पूछ रही हूँ, फिर फॉर्म में जो भरा जाएगा, जो पॉइंट्स उसमें आते हैं, वो फॉर्म में कौन सा भरूंगी और कैसे भरूंगी? अपार फॉर्म में पॉइंट नहीं है मैम, अपार फॉर्म में देयर इज नो पॉइंट। आपको सिर्फ सेटिस्फैक्टरी लेवल है, 2-3 काम कर लिए आप सेटिस्फैक्टरी में पहुंच गए। आप पॉइंट इकट्ठा करने के चक्कर मत रहिए, पॉइंट का सिस्टम 2018 में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ 2018 पे जाइए। 2018 में भी आप रिट्रोस्पेक्टिव ले सकती हैं, पहले के डेट से ले सकती हैं। पॉइंट सिस्टम नहीं है, पॉइंट इकट्ठा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। पॉइंट प्रोफेसरशिप में कीजिएगा। आप एसोसिएट प्रोफेसर तक 2018 स्कीम में कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट इकट्ठा ही क्यों कर रही हैं जब पॉइंट नहीं है? तो वो आप एक काम आएगा प्रोफेसर के समय में। तो आप एक काम कर लें, आपका केवल सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी लेवल। कहीं भी काम किया हो वो लिख दीजिए जिससे आपका सेटिस्फैक्टरी आ जाए। एक बार आप उस फॉर्म को देखेंगी तो अपार फॉर्म को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़िए अपार फॉर्म को, उसमें कुछ भी नहीं है। आपने इवेल्युएशन काम किया, सेटिस्फैक्शन हो गया। आपने क्वेश्चन अगर सेट कर दिया या आपने कॉपी चेक कर दी तो हो गया। आपने स्टाफ काउंसिल किसी कमिटी में भी काम कर दी तो हो गया। आप मतलब वो सारी चीजें, आपने क्लास पूरी ली तो वो भी पूरा हो गया। तो एडहॉक में कौन क्लास नहीं ले रहा है? किसको बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा अगर क्लास नहीं लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो सेटिस्फैक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। वो सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए था। मुझे लग रहा है उसको जो साइन करवाने वाला धंधा बना दिया ना, ये क्लरिकल प्रॉब्लम है और यही दिक्कत हो रही है। ये सेल्फ होना चाहिए था सर्टिफिकेशन, इसमें गड़बड़ हो गया, इसी कारण से इन लोगों को दिक्कत हो रही है। आप टोटली अग्री विद यू सर, टोटली अग्री। मतलब एक टीचर होके अगर हम सेल्फ सर्टिफिकेशन पे ये नहीं मान सकते कि हम क्लासेस ले रहे हैं, दिस इज टू बैड। ये क्लर्क मेंटालिटी वाली चक्कर है और ये बहुत दिन से आपकी इंडिया को बहुत पीछे ले जा रही है क्लर्क मेंटालिटी। आपने ये, मैंने जो 2 दिन पहले आप लोगों ने फर्स्ट किया था जो प्रमोशन पे, उस पे भी मैंने सुना था, आपने बताया था। और ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर ये फॉर्म्स कहीं अटकेंगे तो क्लरिकल पे ही अटकेंगे। ये पूछने के लिए मैंने बोला, मतलब नहीं है। मैंने इसलिए पूछा ना, गैजेट में कहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि क्या होगा कि हर पॉइंट पे भी अटकाएंगे, ये तो ऐसे है तो इसमें ऐसे नहीं है, इसलिए मैंने मांगा था। मीना मैम एक क्लियर जो पेज मैंने आपको भेजा उस पे पेज नंबर पे लिखा हुआ है 7 चीज है। 7 चीज में से कोई भी आपके पास यदि 3 है तो आपका गुड है, 1 और 2 एक्टिविटी है तब भी आपका सेटिस्फैक्टरी है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक कोई यूजीसी, जैसे निशा मैम का हो सकता है यूजीसी लिस्ट में कोई पब्लिकेशन आया हुआ हो, या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया हो, या कहीं पे उन्होंने पीएचडी गाइड किया हो यदि है तो। 3 ये हो गया। चौथा उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हो, या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया हो, या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हो, या किसी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी में पार्ट लिया हो, तो चौथा ये हो गया। 5वां एनसीसी एनएसएस या किसी भी कोई एक्टिविटी का उन्होंने काम किया हो। 6ठा उन्होंने कॉपी चेक किया हो, या और कोई काम जो कॉलेज द्वारा दिया गया वो किया हो। तो कोई भी इसमें मुझे नहीं लग रहा कि इसमें सबने किया होगा। तो लेकिन ये सारे काम तो उस समय में कहाँ देते थे? कॉपी चेक कहाँ कराते थे?
कॉपी चेक तो हमसे करवाते ही नहीं थे। मैम सेमिनार होता था उसमें तो पार्टिसिपेट किया होगा आपने? सेमिनार भी उस समय इतने नहीं होते थे, उसमें सिर्फ जाकर सुना है। पेपर नहीं पढ़ा उस समय भी, एक जगह पढ़ा है शायद एक पेपर, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। उस समय सर्टिफिकेट नहीं होता था पेपर पढ़ने का भी। बाकी उस समय वर्कशॉप हुई थी डिपार्टमेंट की, वो वर्कशॉप अटेंड की है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। मैम आपके पास तो मैंने कहा ना कि आप एडहॉक हैं, तो आपके पास ये तो होगा ना कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर तो है ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक्सपीरियंस लेटर से ही हम उसकी बात करेंगे ना मैम। वो तो मैं आपकी बात कहने की जरूरत, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि जो एक्सपीरियंस लेटर है वही मान लिया जाए आपका, उसको वैलिड मान लिया जाए, उसी पे हम लोग लगे हुए हैं मैम। ये शुरुआत में भी हमने बात की थी आपसे, और आप एक बार फॉर्म भरिए, फिर देखेंगे यदि रुकेगा तो फिर उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी मैम। जैसा संजय सर ने बोला था पोस्ट डॉक के लिए दैट शुड बी थ्रू सिलेक्शन कमिटी, वो तो है हमारा। सैलरी शुड बी इक्विवेलेंट और मोर देन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम बेसिक ग्रेड पे को ही लेके चलेंगे? संजय सर आप बताइए अब इसको। एंड ये भी था कि उस समय 6 पे कमीशन था, अब 7th पे कमीशन है, तुम किसको लेके चलेंगे? उसी टाइम के पे कमीशन के हिसाब से अगर आपका बेसिक सैलरी प्लस एचआरए मिला आपको, हाँ जी, तो दैट वुड बी एनफ, क्योंकि तो आरए शिप में नॉर्मली एचआरए मिलता है, बाकी चीजें नहीं मिलती हैं। नहीं, जैसे मेरा सिर्फ सैलरी भी विदाउट एचआरए भी, जो उस समय का 6 पे कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिक ग्रेड पे था दैट वाज 26,600, उससे अधिक था। बस वो काफी है, काफी है सर। ओके, जिस टाइम आपने काम किया उस टाइम का ग्रेड देखा जाएगा। ओके। और थर्ड पॉइंट क्या था सर? Third सैलरी point was you are appointed by duly formed selection committee as per the norms of the institute. ठीक है सर, वो भी था, सैलरी भी है, सिलेक्शन कमेटी भी। आपने शायद 3 पॉइंट्स बोले थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो थर्ड पॉइंट सर नहीं याद आ रहा अभी। इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर कहा था ना। हाँ, स्केल अगर मैच कर रहे हैं क्वालिफिकेशंस, थर्ड क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है सर उसमें कि क्वालिफिकेशन सेम होने चाहिए। ओके, मींस पीएचडी एंड एवरीथिंग। या मींस तुम्हारा हो गया वर्षा, ठीक है? हाँ मेरा हो गया। गुड। इट शुड बी पीएचडी और नेट ना। ओके संजय सर, ये एक ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है अनीता टैगोर का, उसका माइक काम नहीं कर रहा है, तो उसने क्वेश्चन पूछा है सर प्लीज सर प्लीज क्लैरिफाई अबाउट इन सर्विस पीएचडी। शी रोट 3 क्वेश्चंस, आई एम आस्किंग वन बाय वन। इन सर्विस पीएचडी का तो कुछ स्टडी लीव पे हो गया आपका, जैसे हमने बात की थी। आप किसी भी लीव पर गए हैं, स्टडी लीव है, मैटरनिटी लीव है, उसका आपके एक्सपीरियंस काउंट करने में फर्क नहीं पड़ेगा, इट वुड बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। फिर आपने लिखा है यहाँ पर वेदर सीसीएल लीव पीरियड इज काउंटेड, सेम इज फॉर सीसीएल लीव। कोई भी लीव हो, स्टडी लीव हो या फिर सीसीएल लीव हो, मैटरनिटी लीव हो, सभी पे एक ही रूल है यहाँ पर, वो पीरियड काउंट होगा और उसका जो अपार फॉर्म है वो एक्स्ट्रापोलेट होकर बनेगा। फिर लिख रहे हैं आप ऑल्सो प्लीज क्लैरिफाई अबाउट the number of years with and without PhD under both scheme for promotion. Both schemes in first promotion, you require, with PhD you require 4 years and without PhD you require 5 years if it is MPhil and 6 years if it is only MA or MCom, MSc. 4, 5, 6 साल का होगा इसके अंदर। PhD किया है तो 4 साल, MPhil किया है तो 5 साल और अदरवाइज 6 साल। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा हो गया। यस सर। सर आई हैव अ स्मॉल डाउट सर। यस प्लीज। हाँ जी। सर फॉर्म में जो टीचिंग में हमें मेंशन करना है कि परसेंटेज ऑफ क्लासेस टेकन, तो सर वो कैसे कंप्यूट करेंगे इन केस वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट, क्योंकि पुराने सालों का तो अटेंडेंस शीट भी नहीं होगा हमारे पास। ये तो कुल मिला के वही जो प्रॉब्लम हम एक्टिविटी के बारे में कह रहे हैं, जैसे मान लो अब बहुत सारे टीचर्स 2015 में परमानेंट हुए हैं और पढ़ाया किसी और कॉलेज में था आपने, तो पिछले 4 साल का आपको अकाउंट अगर मिल जाता है उस कॉलेज से तो नथिंग लाइक इट, और नहीं मिलता तो आलोक जी बता ही रहे हैं कि ड्यूटा में बात चल रही है कि वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के उसको कंपनसेट किया जाए। ओके, बट सर उसमें हम फिल क्या करेंगे देन फॉर्म में? आप तो अपना पूरा दिखाएंगे ना। अगर आपकी क्लासेस कम हुई होती तो कभी आपको मेमो मिला होता प्रिंसिपल से
आप 85% एंड अबव लिखिए। अगर आपने 85% से कम क्लास लिया होता तो आपको मेमो मिलता है, या एडॉक थे तो आप निकाल दिए जाते। तो आप 85% एंड अबव लिखिए। आपने काम पूरा किया है, आपको सर्टिफिकेट मिला है। जिसको चैलेंज करना है करे ना। प्रिंसिपल अगर चैलेंज करता है तो आपने मेमो क्यों नहीं दिया, उसने कम क्लास लिया तो। आप समझिए, आप 85 नहीं, आप 90% से ऊपर लिखिए, क्योंकि बहुत छुट्टियां कम मिलती हैं आपको। सर एक चीज इसमें पूछना चाहूंगी, माय नेम इज अलका सर, इसमें जो टाइम टेबल हमें मिलता है वो भी तो एक रिकॉर्ड है कि वी आर टेकिंग द क्लासेस। बिल्कुल बिल्कुल, वो यदि आपके पास है तो बिल्कुल है, यदि नहीं है तो बात कर रही थी, यदि है तो बिल्कुल आपके पास टाइम टेबल है और आपने संभाल के रखा हुआ है तो बिल्कुल काम आएगा आपके। हाँ जी सर जी, थैंक यू। निशा बख्शी का क्वेश्चन है, डू यू नीड टू अटैच प्रूफ्स ऑफ आवर कॉलेज एक्टिविटीज अलोंग विद फॉर्म्स? अगर आप करंट कॉलेज में हैं तो प्रूफ मिलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपका पहला प्रमोशन हो गया 2015 में और दूसरा उसके बाद 5 साल बाद होगा, तो वो प्रूफ तो आप निकाल ही सकते हैं अपने कॉलेज से, और होना भी मिल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो होना भी चाहिए। इवन पिछले का है तो नथिंग लाइक इट, अगर पीछे का मिल जाता है कोई आपको। इसमें ट्रिप्स भी हैं, अगर मान लो बात करें फर्स्ट प्रमोशन की, कोई ट्रिप पे गया है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, या कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके फोटोग्राफ्स हैं, तो वो भी चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या लिखेंगे फॉर्म में? जैसे सपोज 2014 में अपॉइंटमेंट हुई है और उससे पहले 8 इयर्स एडॉक एक्सपीरियंस है, तो 4 इयर्स ही काउंट होगा। तो हम डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन क्या लिखते हैं? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। अच्छा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसी को आप डेट ऑफ प्रमोशन कहेंगे। एंड फिर नेक्स्ट प्रमोशन जैसे हमारा 2014 में हुआ, तो अब तो उसको 5 साल हो गए, तो हम तो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब पहले फर्स्ट प्रमोशन होगी तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं, अप्लाई दोनों करेंगे। और दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज पे डिपेंड करेगा कैसे करेगा। मतलब हम दो फॉर्म भरेंगे, 2 फॉर्म अलग अलग भरेंगे, एक पहली के लिए और एक दूसरे के लिए, पूरे बंच बना के आपको दोनों ही सबमिट करना है। अच्छा, मींस हम लोगों को जैसे 8 साल का एडहॉक एक्सपीरियंस है और अब परमानेंट हुए, अब 5-6 साल होने को आ रहे हैं, तो हम तो दूसरा भी दोनों फॉर्म भरिए आप अलग अलग, और दोनों कॉलेज में 2019 में ड्यू हो जाएगा आपका सेकंड। हाँ हो चुका ना सर। ठीक है सर। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब हम फर्स्ट प्रमोशन के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गई हमारी, और सेकंड के लिए आफ्टर 5 इयर्स काउंट कर लें फिर उसके। उसमें जो प्लस कर आगे जो 5 इयर्स काउंट कर। ओके सर, ओके, थैंक यू। जैसे 2014 में मैम परमानेंट है ना रंजना मैम आपका? हाँ सर। साथ ही हम लोग का है, तो 2010 से आपका एलिजिबिलिटी होगा। हाँ, तो 2010 से 14, 2019 में फिर। हाँ, क्योंकि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट के लिए भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही मानी जाएगी ना हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपॉइंटमेंट डेट था आपका? फर्स्ट में 2014। हाँ, तो सेम ही डे है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेबर डे वाले दिन हुआ था हमारा। मेरा भी ये तो आप दोनों ही फॉर्म भर लो रचना, और दोनों ही जमा कर दो। ओके ओके, थैंक यू। सर, आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क द क्वेश्चन सर? जी मैम, बताएं मैम। सर, जैसे मैं स्टडी लीव पर थी, तो सर मैंने ना काफी सारी वर्कशॉप और सर मैंने कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड किए सर। तो सर बट ना मुझे सर्टिफिकेट जो मिले, तो सर वो मुझे एज अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी मिले। तो सर जब मैं अब अपना ये फॉर्म फिल करूंगी प्रमोशन का, तो सर वो मेरे सर्टिफिकेट वैलिड होंगे? बिल्कुल वैलिड होंगे। भले ही आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर मिला, लेकिन आप जो असेसमेंट पीरियड है, उस असेसमेंट पीरियड में आपने अटेंड किया हो सेमिनार या पेपर प्रेजेंट किया है, तो वैलिड होंगे। सर मेरे पब्लिकेशन भी वैलिड होंगे ना एज अ रिसर्च स्कॉलर? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब स्टडी लीव पर आप गई हैं, तो स्टडी लीव के दौरान आप ये सारे एकेडमिक एक्टिविटीज आपके स्टडी का ही एक पार्ट है। आपके रिसर्च पेपर पे आपके इंस्टीट्यूट का सिर्फ नाम लिखा हुआ है या आपका भी नाम लिखा हुआ है, ये मुझे बता दीजिए सर। और कुछ सर वही मैं जानना चाह रही थी सर। मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स में ना मेरे इंस्टीट्यूट का नाम सिर्फ जो जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की है, दैट इज डिफर देन माय दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं, मतलब वो नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए आप। आपका नाम उस पे लिखा हुआ है कि नहीं? अगर आपका नाम नहीं है तो मेरा नाम तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है सर। बस आप बाकी भूल जाइए। आप उस पे किसी चीन के यूनिवर्सिटी का लगा दीजिए नाम, या कहीं का लगा दीजिए। आपका नाम होना चाहिए, एनफ, काम हो गया। और सर एक और मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मैं
2006 से है, मैं राखी सर नहीं सर सॉरी मैं मीना, हम लोग सर 2006 से परमानेंट हो रखे हैं कालिंदी कॉलेज में। सर मेरा 1 सितंबर को परमानेंट हुआ था कालिंदी कॉलेज में, एंड सर 2008 में मेरा एमफिल सर हो गया था। तो सर मेरी फर्स्ट प्रमोशन ड्यू सर 2011 में हुई। नहीं, उसके पहले क्या आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, एडहॉक एक्सपीरियंस है कुछ आपके पास? नहीं हाँ, सर। तो फिर आफ्टर 5 इयर्स विद एमफिल जो फर्स्ट प्रमोशन ड्यू होगा 5 साल पर होगा। तो अगर 2006 में आपने ज्वाइन किया है तो 2011 में आपका फर्स्ट प्रमोशन ड्यू होगा, और उसके बाद फिर आफ्टर 5 इयर्स आपका नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू होगा। लेकिन समरन सर ये बोल रहे हैं कि इनका एमफिल 2008 में हुआ है, विद एमफिल ज्वाइन किया है। तो 8 में हुआ ना, और अगर हम 5 साल जोड़ते हैं तो 2011 होता है, 2006 में ज्वाइन। हाँ, तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हुआ ना। एक बेसिक रूल जान लीजिए, ये इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बेसिक रूल बता देता हूँ आपको। अगर आपने पीएचडी अपने ज्वाइनिंग के 4 साल के अंदर कर दी, या पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, या ज्वाइनिंग के 4 साल के अंदर करेंगे, तो आपको पीएचडी का बेनिफिट फर्स्ट प्रमोशन में मिल जाएगा। आपकी फर्स्ट प्रमोशन 4 साल में हो जाएगी। अगर आपने अपना एमफिल अपने ज्वाइनिंग के 5 साल के अंदर कर ली, तो आपको 5 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाएगा। चाहे तो आप एमफिल पहले रहे हो तो भी चलेगा, काम 5 साल में हो जाएगा, और नहीं तो आप बीच में भी एमफिल किए होंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है बीच में, तो फिर आपका 6ठा साल जाएगा। सुजीत सर अगर ज्वाइनिंग भी किया, पीएचडी अगर आपने एनरोल्ड भी करा रखा है, तब भी जुड़ेगा? नहीं, तब भी नहीं। एनरोलमेंट से जब डिग्री अवार्ड से देखा जाता है। डिग्री अवार्ड से ना, वही मैं कह रहा हूं। तो सर फिर आप मेरे केस में जिस दिन पीएचडी वाइवा होगा उस दिन मेनली हो जाता है वो। तो देन आलोक सर फिर मेरे केस में 2011 काउंट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए होगा क्योंकि विथ एमफिल फर्स्ट प्रमोशन 5 साल पर ड्यू होता है। आपने 2006 में ज्वाइन किया, 8 में आपने एमफिल किया, विथ एमफिल 5 इयर्स आप जोड़ लीजिए तो 2006 + 5 2011। ये आपका, अगर आपका पीएचडी होता तो आपका 2010 में ड्यू हो जाता। केवल एमफिल है। हाँ सर मैं स्टडी लीव पर चली गई पीएचडी की 2016 में, तो सर मेरी सेकंड ड्यू कब हुई? सेकंड ड्यू आपकी होगी 2016 में आफ्टर 5 इयर्स। तो आप वो डेट देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है आपका। 1 अक्टूबर 2006 11 सर। एक मिनट 1 अक्टूबर 2006 में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, आपने ज्वाइन किया। 1 अक्टूबर 2011 में आपका ड्यू हो जाएगा फर्स्ट प्रमोशन। उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स 1 अक्टूबर 2016 में नेक्स्ट प्रमोशन आपका ड्यू होगा। ठीक है। और आप स्टडी लीव पर कब गई? सर 3 जून 2016। 2016। तो आप सुजीत सर कुछ इस पर बता दीजिए। आप वैसे स्टडी लीव पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो रूल है बता देता हूँ। जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दिन आपको पेरोल पे होना चाहिए, एक्टिव पेरोल पे। और जिस दिन आपका प्रमोशन है उस दिन भी आप पेरोल पे हैं और आप उस समय ऑथराइज लीव पे हैं, तो आपका उस डेट को प्रमोशन वैलिड होगा। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसी दिन को आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है उस दिन आपको छुट्टी पे नहीं रहना, उस दिन आपको वहां होना है कॉलेज में। ये ध्यान रखिएगा। इन एब्सेंशिया इंटरव्यू की बात खत्म कर दी गई है। लेकिन आप पीएचडी के लीव पे हैं, क्या मतलब है? वो तो जिस डेट को आपका प्रमोशन ड्यू हो उस डेट को हो जा रहा है। हाँ, पीएचडी का बेनिफिट उस समय नहीं मिलेगा क्योंकि पीएचडी आपने किया नहीं, तो वो आपको कोई बात नहीं। आप 1 अक्टूबर या 16 अक्टूबर जो भी हो रहा है उस दिन आपको प्रमोशन हो जाएगा। एग्जैक्ट पेमेंट कब से बढ़ेगी वो अलग बात है, और शायद पता नहीं कॉलेज क्या करता है उसमें नॉर्मली, लेकिन आपका उस दिन से आपका प्रमोशन बिल्कुल हो जाएगा। और आपका इंटरव्यू जिस दिन दे रही है उस दिन आपको एक्टिव पेरोल पे रहना है, उस दिन आपको छुट्टी पे नहीं रहना। सर जैसे मैं छुट्टी पर थी, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, उम्मीद नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट में वैसे लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पीएचडी के लीव पे क्या करते हैं आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन करना जरूरी है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे है नहीं। ओके सर। इसमें सर, है नहीं। जैसे मेरा पीएचडी हो गया है अब जनवरी में, तो मैं अब नेक्स्ट 3rd प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल हूं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप 2019 में आपका उसी अकॉर्डिंग 3rd प्रमोशन ड्यू होगा। सर मैं 20 में पीएचडी कंप्लीट हो गया है। नहीं देखिए, जनवरी 2020 में। अच्छा 20 में हुआ। अवार्ड हो चुका? यस सर, अवार्ड हो गया।
अच्छा, तो फिर तो आपको CS 2018 के हिसाब से नहीं 2000 इनको आपको 2010 का इंटरव्यू लीजिएगा। आपका कब हुआ था ड्यू, कब हुआ था इनका? एक मिनट, ड्यू कब हुआ था? 19 में सर इनका ड्यू होगा, इसलिए आपको 2010 में नहीं जा सकते। 10 में नहीं जाइएगा, आपको 1 साल डिले हो जाएगा। जिस दिन आपकी PhD होगी उस दिन से आपको प्रमोशन मिलेगा। बस PhD प्रमोशन वही डेट ऑफ प्रमोशन, डेट ऑफ PhD वाइवा से होगा, आपका ध्यान रखिएगा। देखिए सर डेट ऑफ वाइवा से, वाइवा का डेट मतलब ऑफ अवार्ड से, अवार्ड वही होता है। डेट ऑफ वाइवा जिस दिन होता है उस दिन अवार्ड हो जाता है, उस दिन अवार्ड होता है। यूनिवर्सिटी में ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग माय ऑल डाउट्स। छोटा सा क्वेश्चन और था आलोक जी। एक चीज मैं बोल दूं, एक मिनट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिनका भी 18 जुलाई 2018 के बाद प्रमोशन ड्यू होगा किसी भी लेवल का, वो CS 2018 के अंदर ही आएंगे, उनके पास 2010 का ऑप्शन नहीं होगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा असेसमेंट पीरियड है पास्ट 3 इयर्स, मैं उसमें से 1 साल डेप्यूटेशन पे थी कॉलेज से बाहर, उसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है? मैम आप तो कॉलेज पे यूनिवर्सिटी का काम ही तो कर रही थी, इसमें चिंता क्या बात है? जी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके लिए तो अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी आप तो। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा आलोक जी, मुझे एक पूछना है। मैंने ना 2006 से एडहॉक किया है कालिंदी कॉलेज में 2015 तक। फिर इसके बाद 2014 में मैंने PhD के लिए एनरोल किया दिसंबर में। देन 2019 में मेरे अवार्ड हो गए। नेट चला गया, बोलो। हाँ, 2019 में अवार्ड हो गए, तो उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सेकंड प्रमोशन में उसका? नहीं, 14 कब हुआ है अवार्ड ये बताइए पहले। 2019 में। डेट बताइए, डेट और ज्वाइनिंग का डेट बताइए। ज्वाइनिंग का तो 15 वो है, किसका? PhD का ज्वाइनिंग? नहीं, आपने कॉलेज में ज्वाइन किया हो बताइए। कॉलेज में तो परमानेंट ज्वाइनिंग है 15 जुलाई 2015। तो मान लीजिए पहला प्रमोशन तो आपको ज्वाइनिंग करते ही मिल गया, और उसके बाद 5 साल और रहना है आपको। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। 5 साल तो आपको रहना ही रहना है ना। 5 साल तो हो ही गया है, 2020 अभी हो गया ना। तो बस कोई दिक्कत नहीं। जुलाई PhD का कोई मतलब नहीं है। दोनों फॉर्म भर दो मलिया, दोनों। अच्छा हाँ सर, एक क्वेश्चन है। दोनों फॉर्म भरवा तो लो आप, लेकिन मुझे थोड़ा इस पे अभी हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक साथ दोनों होगा, ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से क्लैरिटी लेना पड़ेगा। एक साथ नहीं, हम भर के दे देते हैं, कॉलेज जब करेगा तब कर देगा। आलोक मैं आपको बता दूं, आप अगर तीनों प्रमोशन के लिए ड्यू हैं तो तीनों का अलग अलग बंडल बनाएं, फॉर्म का स्टेपल करें, तीनों कॉलेज को दें, उसका एक फोटोस्टेट अपने पास रख लें, कॉलेज से रिसीव करवा लें, ये काम कर लें। अब कॉलेज एक साथ कराता है, अलग अलग कराता है, ये कॉलेज का हेडेक है, हमारा नहीं है। शुरू के 2 प्रमोशन में तो आपको वो बुलाएगा भी नहीं, अपने आप जब करना होगा करा लेगा, वो काम खत्म हो गया। और लास्ट का जो प्रमोशन है उसके लिए इंटरव्यू बोर्ड होगी और सिलेक्शन कमेटी होगी, वो बुलाएगा। लेकिन आपका जो भी तो शायद अभी भी आपका जो भी ड्यू है वो सारे क्या फॉर्म एक साथ भर के कॉलेज के सर पे मार दें, आप अपना काम खत्म कर दें। ताकि होता क्या है कि कुछ चीजों में खास करके 19 में अगर 2010 का लेना है आपको, तो 2010 का लेने का एक लिमिट टाइम है, उसके अंदर ही 2010 आप ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले पाएंगे आप 2010। तो आप इन सारे का फॉर्म बंडल बना के कॉलेज के पास जमा कर दें, आपकी ड्यूटी पूरी हो। नहीं, मनीला का 2010 नहीं लेना है सर, वो तो हमारे साथ ही है। वो तो तो जितना भी उनका ड्यू है, अब 2020 अभी ड्यू नहीं हुआ होगा तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी ले लीजिए, बाकी तो डिपॉजिट कीजिए ना आप, क्या दिक्कत है? वैसे आप अपने आज का भी 2020 का भी फॉर्म आप 3 महीना पहले जमा कर सकती हैं, इसलिए आप उसका फॉर्म भी जमा करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है हमारे कलीग का, डॉक्टर शानुजा बेरी का। परमानेंट होने से पहले शी वाज 8 इयर्स पोस्ट डॉक, और उसके पहले वो टीचिंग में थे, तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस कितने इयर्स का काउंट होगा? क्या बोला मैम? जिससे वो परमानेंट हुई 2014 में। संजय जी आप दे दीजिए इसका आंसर। उससे पहले वो 8 इयर्स की पोस्ट डॉक पे थी, सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं, एंड उसके पहले उनका टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो वो परमानेंट से पहले कितने इयर्स का अपना एक्सपीरियंस काउंट कर सकती हैं फॉर प्रमोशन? टीचिंग का नेचर क्या था? Teaching was I think in a college and in a school.
स्कूल का तो ऐड नहीं होगा। स्कूल का तो नहीं होगा। कॉलेज कॉलेज का कॉलेज का अगर होगा एडहॉक टेम्परेरी कुछ भी होगा तो ऐड होगा। और पोस्ट डॉक पर बत्रा सर बोलेंगे। उसका तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पोस्ट डॉक पर किसी का अगर है तो इट शुड बी जैसे इक्विवेलेंट टू नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। नहीं वो सब क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, बट उनका 8 इयर्स का पोस्ट डॉक है। तो 8 साल में से 4 साल का काउंट होगा ना, फिर 4 साल काउंट होगा, 8 साल काउंट नहीं होगा। और उनको उसके 4 साल की जरूरत है। हाँ, उसके पहले टीचिंग है वो भी काउंट होगा? नहीं वो नहीं होगा ना, फिर जरूरत ही नहीं है ना, 4 ही होगा ना, टोटल 4 तो ही होगा। मतलब परमानेंट से पहले पोस्ट डॉक हो चाहे डॉक हो चाहे केवल 4 साल ही 4 साल होगा, वही स्टार्टिंग से कह रहे हैं, पूरा 4 साल ही होगा, चाहे कोई भी। पीएचडी 4 साल, एमफिल 5 साल और बिना विद एमए 6 साल। इससे ज्यादा कोई काउंट होना ही नहीं है। आपके पास जैसे 15 साल हो 20 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बता दूंगा उनको। थैंक यू सर। और कुछ किसी का सवाल? मुझे लग रहा है कि चैट बॉक्स में देख लेते हैं। आप कोई अंजू गुप्ता मैम का हो ही गया। चैट बॉक्स का सारा पूछ चुके हैं हम। हेलो। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई सवाल बचा हुआ है। ठीक है मीना मैम, और कोई सवाल मुझे नहीं लग रहा है। नहीं बस अभी तो नहीं लग रहा है किसी को। वंदना का पूछ रहा है, वंदना पूछ रही है। एग्जैक्टली जो फॉर्म भरते हैं आप पर ईयर का जो भरना है उसमें आप एक ही फॉर्म में ईयर वाइज भर सकते हैं या अलग अलग फॉर्म पर ईयर भरना है? मतलब अपार वाला फॉर्म हर साल का भरना है वंदना, अलग अलग भरना होगा। नहीं तो अब हर साल का मतलब है कि आप ईयर मेंशन करो। यदि मुझे एक ही कॉलम में मैंने 19 के सारे इवेंट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए, जस्ट लाइक कि मैं एग्जांपल लूं तो आपका आता है कि डिटेल्स ऑफ रिफ्रेशर कोर्स, तो मैं यदि उसमें ईयर वाइज भर रही हूँ तो एक मिनट। हाँ एक मिनट में बता दूं। हाँ समझ गया। देखिए जो फॉर्म है अपार फॉर्म एनुअली भरना है, और वो एनुअल जो सिस्टम है उसमें आपको जुलाई सपोज 14-15 का अगर आपको भरना है तो जुलाई 2014 से लेके जून 2015 तक का जो भी इवेंट है, जो भी पेपर है या जो भी एक्टिविटीज है उसको आप वहां लिखेंगे। तो जुलाई टू जून ये चलेगा। वो क्वेश्चन वो है, जैसे आप एक क्वेश्चन ले लें कि यदि इसका एक क्वेश्चन है आपने टीचिंग लर्निंग का उसमें आपने डाला या मैंने क्या क्लासेस लिए हैं, तो मैंने 2020 का ईयर दिया, उसमें मैंने 20 में मीन्स जुलाई से स्टार्ट किया और जून का नेक्स्ट ईयर के बीच का जितने भी इंफॉर्मेशन है एक कॉलम में बना के दिया। तो आई कैन यूज वन फॉर्म और उसी में पर ईयर वाइज मेरा इंफॉर्मेशन होगा। इज इट वैलिड? और आई हैव नहीं वही तो वो कह रहे हैं, हर साल का अलग अलग एक एक भरना है। वो एकेडमिक ईयर का एक एक भरना है ना, आप उसमें भरेंगे तो नहीं चलेगा वंदना। हर एक एकेडमिक ईयर का अलग अलग भरना है और अलग अलग वेरीफाई होगा। हाँ अलग अलग इंचार्ज के साइन भी होंगे उससे। अब मैं साइन भी होंगे ना, वेरीफाई होगा। एक चीज मैं बता दूं, और जो नए लोग हैं जिनका अभी 2020 में 21 में इन सबों में ड्यू होगा उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कम लोगों ने बताया ये चीज आपको। अब आप हर साल एक अपार फॉर्म हर एकेडमिक ईयर के लिए जो जुलाई से शुरू होता है, हर एक एकेडमिक ईयर के लिए एक अपार फॉर्म, चाहे प्रमोशन ड्यू हो ना हो, अब हर साल अपार फॉर्म भर के जमा कर दीजिएगा कॉलेज में। नहीं तो अब ये जो आप एक साथ बंच में जमा कर रहे हैं वो इसलिए कि बंच में आपका प्रमोशन ड्यू है, लेकिन अब बंच में नहीं कर सकते। आप हर साल आपको जमा करना है। अगर आप किसी साल नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, वो बंच में जमा नहीं कर सकेंगे बाद में। तो ध्यान रखिएगा, बंच वाला अभी तक चल रहा था जब तक ये नहीं आया था, अब ये आ गया। अब अपार फॉर्म के आने के बाद हर साल का अपार फॉर्म आप जमा करते रहिए अपना। तो पूरे कॉलेज को भरना होगा ना, सभी को भरना होगा, चाहे प्रमोशन हो या नहीं हो। हाँ प्रमोशन हो या ना हो सबको अपार फॉर्म एक भरना होगा। ध्यान रखिएगा एक साल, हर साल। मुझे लग रहा है मीना मैम ना आप लोग अपने कॉलेज में इसे IQAC के अंदर लेके कर लिया कीजिए, क्योंकि IQAC ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे आप लोग का मतलब आप लोग की एक बार मैम से बात कर लेंगे, प्रिंसिपल मैम से बात कर लेंगे कि किनके थ्रू कैसे चाहते हैं वैसे कर लेंगे। हर साल सबको दे देंगे, हर साल भर के सब जमा करना। आप लोग अपने टीचर के कंट्रोल के अंदर ही, जैसा सुजीत सर बता रहे थे, जो क्लर्क के अंदर दे दिया आपने तो उसमें नहीं वो सब नहीं, बहुत परेशानी। ठीक है। हेलो आलोक जी। जी मैम। एक बात पूछनी थी, जैसे मेरा 2010 का है मेरा, तो 2010 से पहले के मैं 4 साल के अपार फॉर्म भरूंगी? बिल्कुल मैम 4 साल के ही भरेंगी। मतलब 2006 से भरूंगी 10 तक के? हाँ 2006 से 2010 तक। तो पहला प्रमोशन मेरा 2010 में जो लगा है वहां हो गया।
हाँ फिर 5 साल कॉलेज के 5 साल भरूंगी, फिर नहीं दूसरा फिर 5 साल के बाद हो गया 15 में। हाँ 2015 तक का भरेंगी। फिर उसके बाद मैं 3 साल का तीसरा वाला 18 तक का भरूंगी। हाँ जी हाँ जी 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 3 भरूंगी, तो मतलब उससे पहले वाले में वही कॉलेज की वही चीजें भरनी पड़ेंगी। वो सारा फॉर्म में लिखा हुआ है, वही भरना है। उसमें बहुत सिंपल वो है, एक्टिविटीज और ये सब कुछ है, आप देख लेना एक बार। ठीक है ठीक है। उसके साथ साथ ना आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है हर एक इंटरव्यू से पहले। अपार्ट फ्रॉम के अलावा देयर इज वन अनदर फॉर्म कॉल्ड PBAS। वो परफॉर्मा आपको हर एक इंटरव्यू से पहले देना है। उसमें 4 साल की रिपोर्ट आएगी। 4 साल की या 5 साल की जो भी इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से। उसमें क्या रिपोर्ट में लिखना थोड़ा बता दीजिए सर। जैसे आप एक एक साल का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो सारी कंपाइल हो जाएगी उस फॉर्म में PBAS 4 साल की। वो कंपाइल्ड फॉर्म को रिपोर्ट कहते हैं। तो दैट विल बी सबमिटेड along with for individual form of each year. Okay sir. खाली 4 फॉर्म नहीं So देने we हैं। have to submit each year apart and then one combined PBAS form. Yes. आपको हर साल की एक भरनी है और फिर 4 साल का मिक्स एक भरना है, फिर कंबाइंड लास्ट में। तो PBAR का कोई परफॉर्मा भी है? इसके संग PBAS फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें कि 4 इयर्स का कंबाइंड डेटा जाएगा। गैजेट में गिवन है वो फॉर्म, कंटिन्यूएशन में गिवन है वो फॉर्म। आपके पास है ना वो उसका दिया है हाँ, अपार भी दिया है, PBAS भी दिया है। दोनों दिए हैं। आपके लोग एक बार मुझे भेज देना, फिर भी मैं स्टाफ सेशन भी कर दूंगी दोबारा से। मैं अभी आपको भेज देता हूँ। अभी भेज दो ताकि सब ये जो अपार फॉर्म है ना आपका, ये पहली 2 स्टेजेस में ही हर साल भरा जाएगा। 3rd स्टेज जब होगी तब आपको एक ही फॉर्म भरना है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अपार फॉर्म जो है ऐसे ही प्रोफेसर के लिए भी एक ही भरा जाएगा। दोनों का फॉर्मेट अलग है। अच्छा एसोसिएट के लिए अलग से 3 साल का एक भरा जाएगा, और जो प्रोफेसर वो होगा उसका फिर इकट्ठा एक भरा जाएगा। मतलब हर साल जो रिपोर्ट देनी है वो पहली 2 प्रमोशन के लिए देनी है, बाकी हर साल नहीं देनी है, दोनों प्रमोशन। हाँ, बाकी एक फॉर्म भरा जाएगा बस। एक फॉर्म भरा जाएगा, एक अपार एक PBAS। ओके। एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर अगर जैसे कि आप एसोसिएट के लिए आपका प्रमोशन ड्यू है और वो पूरे एसोसिएट की जो 3 साल का आपका टर्म है, आप स्टडी लीव पीरियड पे है, तो फिर आप अपार फॉर्म भरेंगे? आइडियली तो भरना चाहिए आपको, अदरवाइज उसमें फिर उनको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। कोई ना कोई पीरियड तो होगा उसके अंदर, या बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम आप छुट्टी पे हैं। यस सर एग्जैक्टली, वो 16 से लेकर 19। नहीं, आपको मंथ वाइज देखना होगा ना। अगर उसमें 4 महीना भी काम किया आपने, कुछ तो टाइम होगा। आई एम ऑन लीव फ्रॉम 3rd June to 3rd June 2019. So then this time is the vacation time period and the academic calendar. Then how could I work? आपका प्रमोशन कब ड्यू हो रहा है एसोसिएट प्रोफेसर का? Sir, I joined the college on 1st of October. ठीक है, अक्टूबर में ड्यू हो रहा है और आप जून से छुट्टी पे हैं। हाँ जी। तो वापस आपने जून में ज्वाइन किया या नहीं किया अभी? यस सर, मैंने जून में ज्वाइन कर लिया था। हाँ, तो आइडियली स्पीकिंग जून से अक्टूबर का जो आगे का होगा आपका, ओके, जो लास्ट 3 ईयर मतलब ज्वाइन करने के बाद जो 4 महीने होंगे जून से अक्टूबर, ओके, उसी को काउंट करना चाहिए जैसा लिखा है उसके हिसाब से। ओके। और सर मेरे ऊपर कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, 2018 और या 2010? 2018 आपके ऊपर लागू होगा क्योंकि आपका 2019 में ड्यू हो रहा है। yes, तो इसलिए 2018 में मेरा PhD है। हाँ, तो अवार्ड जब हो रहा है उस वक्त आपका ड्यू बनेगा। ओके। आपका ड्यू एसोसिएट प्रोफेसर PhD अवार्ड होने के बाद ही होगा, और चूंकि आपका ड्यू 18 जुलाई 2018 के बाद है, इसलिए CAS 2010 आपके ऊपर किसी भी तरीके से लागू नहीं हो सकता। सर पिछले 2 प्रमोशन के लिए भी नहीं? पिछले 2 प्रमोशन के लिए तो आप ले सकते हैं, 2018 ही बेहतर है पहले दोनों के लिए। तो इस टोटलिटी में 2018 ही फॉलो करूं सर, ये बेटर रहेगा मेरे लिए। हाँ, हमारे लिए वही बेटर है राकेश। 2018 ही वो है क्योंकि हम लोगों का सबका साथ ही हुआ है और तुम्हारा पहले टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम यही वाला 2018 पे ही जाओ।
यही है, ठीक है। 2018 में ही आपको जाना होगा। हाँ, मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे भी उसमें ही जाना है। और चूंकि आपका देखिए अक्टूबर में कंप्लीट नहीं हो रहा है पीएचडी, तो 3 साल का जो पीरियड है वो एक्सटेंड होगा, यानी जब आपको पीएचडी अवार्ड हुआ है उस समय, तो उस दौरान का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग और लर्निंग और बाकी चीजें हैं, उसको भी वो भी आपके डाटा में जुड़ जाएगा। तो जो सेटिस्फैक्ट्री का और गुड का मार्किंग है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा आपके एपीआर के साथ। मीना मैम, राखी मैम, मैंने भेज दिया आप दोनों को। मैंने भेज दिया, हाँ ठीक है, थैंक यू। सारा नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच अमिंदर सर। हाँ, एपीआर फॉर्म भी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया आपको, ठीक है। ठीक है, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार जब आप 2 दिन में ना डमी भेज देंगे ना फॉर्म, तो हम सबको दे देंगे, ताकि सब लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसको देखना। पहले सब लोग पढ़ ले उसको, आप भी हाँ, पहले पढ़ ले। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि और कुछ बचा हुआ नहीं है। किसी को कोई सवाल अभी पूछना है तो आप पूछ लें। सर एक और डाउट है छोटा सा, आपने